हाँ तो एक क्लास, चलो भाई बातें हो गई आपकी आपसी बहुत ज़्यादा जरूरी जो स्लाइड है टाइम हो रहा है 2-4 मिनट जो भी बचे हैं, हम लोग क्वेरी लेते हैं। ये सीट आपस में कैसे प्रजाति संलग्न हो गई, अलग अलग करो, ठीक है। ध्यान से तार मत हिलाइएगा। ठीक है, बैठ जाओ। बाकी लोग आप कंसंट्रेट हो जाओ क्योंकि शुरू करते हैं लेक्चर, ठीक है। आज वैसे भी 1.5 घंटे की क्लास है, अभी क्लास मैथ की लगी है तो पता है 3 घंटे वाली ऊर्जा नहीं चाहिए, 1.5 घंटे में काम हो जाएगा, समझे। गुड, बैठ जाओ। बाकी पीछे वाले से बैठ जाओ, बैठ जाओ। अगर इधर सीट कम पड़ जाए तो इधर बैठ जाओ, फिलहाल बैठ जाओ। गुड, शुरू करें। चलो भाई, पहला सवाल ये है सभी बालकों और बालिकाओं से, छात्रों और छात्राओं से, एक ऐसी चीज आपसे पूछ रहा हूँ जो आपको पता है लेकिन शब्दों में कैसे बताना है वो आप निर्णय लेंगे। नागरिकता क्या है? नागरिकता, नागरिकता। आज हम पढ़ेंगे भाग 2 की नागरिकता, कि नागरिक भारत में किसे बोला जाता है, कौन नागरिक कहलाया जाता है, नागरिक कौन है। हाँ बताओ फ्रेंड्स, अभी आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, जो भारत में पैदा हुआ, जो भारत में पैदा हुआ, अच्छा, नागरिकता मिलती है। और ठीक है, नागरिक को कहीं का भी हो सकता है। अच्छा, अगर भारत में बस गया तो उसके बाद तो वहाँ की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, यहाँ किसी बना दी जाएगी। पॉइंट ठीक है, 1945 से पहले, 1945 से पहले क्या है आप पॉइंट विस्तार करके बोलो, मतलब 1945 आप इस पॉइंट में बोलो, ठीक है, तो और कोई नागरिकता के बारे में, नागरिकता हाँ बताओ, जिसके माता पिता भारत में जन्मे हो। अब देखो इधर सब हो गई बातें, कल इतवार है तुम आ जाना वहाँ, हम मिलेंगे वहाँ, सब हो गया बस, अब देख लो तो सर कोई नहीं करना, ठीक है। आप सुनो ध्यान से, हाँ आगे बताओ। इन्होंने बताया कि नागरिकता पंजीकरण, आप सबको थोड़ा थोड़ा नागरिकता ज्ञान है लेकिन चीजें इधर और इधर करनी आपने होगा, लेकिन हाँ एटलीस्ट आपको पता हो कि नागरिकता क्या है। सवाल ये है, सुनो अब नागरिकता पर महत्वपूर्ण प्रश्न। बातें हो गई पीछे, अब कंसेप्ट पे आ जाओ, आ जाओ, आज आप पहले दिन आए ना, पहली क्लास है। चलो आज नया टॉपिक शुरू करा, आ जाओ, आराम से निकल के जाइएगा, ध्यान से। सभी से मेरा एक सवाल है और सवाल जरा ध्यान से सुनना, फिर तुम्हें समझ आएगा कि सर नागरिकता क्यों पूछ रहे हैं। जितने लोग कह रहे हैं कि उसका जन्म भारत में हुआ हो, कोई कह रहा है उसके मम्मी पापा भारतीय हो, अभी तुम्हारी सारी संस्कृति यही टूटेगी, देखना कैसे। सवाल ये है कि एक महिला जो कि प्रेग्नेंट थी, गर्भवती, वो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नई दिल्ली में बैठी फ्लाइट में, और फ्लाइट से उसे जाना था यूएसए अमेरिका। अमेरिका जा रही थी फ्लाइट, रास्ते में रशिया पड़ा, घूम के जा रही थी फ्लाइट, ठीक है। जैसे ही फ्लाइट रशिया के बॉर्डर के ऊपर पहुंची, इंडिया से उड़ान भरी, जाना उसे अमेरिका था, उसी बीच में प्लेन पर महिला की डिलीवरी हो गई, ठीक। सवाल यह है कि जो शिशु पैदा हुआ वो कौन से देश का नागरिक बनेगा, रूस, अमेरिका या इंडिया, बताओ। अच्छा इन्होंने सुनो सबके सवाल के जवाब देते हैं इसमें और बताए, ये कह रहे हैं उसे अमेरिका की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। सुन लेना, सुन लो फिर सुनो। अब ये कह रहे हैं कि इसको वहां रहना पड़ेगा तब नागरिकता मिलेगी, ये कह रहे हैं अमेरिका की मिल जाएगी। आप बताओ चुंगम खाते हो आ रही है, सत्य है, बताओ। अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी। अच्छा
तो अमेरिका का नागरिक बनना हुआ आसान, प्लेन में बैठो, अपनी बहू से कहो कि हाँ शिशु का जन्म होना चाहिए प्लेन में। गलत, गलत। अब दूसरा प्रश्न समझो, इसका भी उत्तर होगा। इसका उत्तर है फाइनली क्या है। अब दूसरा प्रश्न सुनो, सरोगेसी पता है लोगों को? सरोगेसी क्या होती है? सुनो ये सरोगेसी, सरोगेसी का मतलब, बैठ जाओ, एक और अभिषेक आए हैं हमारी तरफ, बैठ। सरोगेसी का मतलब, अब आपस में बात मत करो वरना फिर कंसेप्ट हो जाएगा, और वैसे तुम्हारी किताब और कॉपियां बड़ा समय से अभाव से हुई, तो सुन लो। अगला प्रश्न ये, सरोगेसी एक ऐसी चीज होती है जिसमें हस्बैंड और वाइफ किसी भी कारण से शिशु को जन्म नहीं देना चाहती वाइफ, जैसे बहुत से बॉलीवुड एक्ट्रेस होते हैं, वो कहते हैं हमारी फिजिक या बॉडी या हेल्थ जो भी है और हमें लंबे समय तक पिक्चर में काम करना है, तो इस वजह से वो डिसाइड करते हैं कि एक महिला से संपर्क करेंगे। सरोगेसी विधि के तहत जो है वो मेल फर्टाइल एग स्पर्म फीमेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है और फीमेल शिशु को जन्म देती है। ठीक, अब सुनो, हस्बैंड एंड वाइफ है अमेरिका के, हस्बैंड एंड वाइफ अमेरिका के, उन्हें किसी भी कारण से कोई अमेरिका के अंदर महिला सरोगेसी के लिए नहीं मिल रही, उन्हें इंडिया में पता चला, वो इंडिया है, इंडिया में एक महिला 10, 20, 50 लाख रुपए लेके राजी हो गई, उसने शिशु को जन्म दिया, वो महिला इंडिया में ही रही, इंडिया में ही बच्चे को जन्म दिया। अब बताओ बच्चा कहाँ का नागरिक बनेगा? इंडिया। अच्छा, अब इंडिया का बनेगा? वाह। अभी ये कह रहा था उसके मम्मी पापा अमेरिकी, तो वो अमेरिकी, किसी ने कहा कि उसका जहाँ जन्म हुआ वहाँ, और कोई उत्तर? और कोई उत्तर? अच्छा, इनका जवाब आया है कि उसके मम्मी पापा, अब सुन लो तुम आपस में, उत्तर 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 मैं भी तो कह रहा हूँ नागरिकता एक जगह मिलेगी, लेकिन उसे किस देश का नागरिक मानोगे आप जो बच्चा जन्म हो यहाँ का? अब सुन लो, मुझे यही जांचना था कि तुम्हारा कंसेप्ट सिटीजनशिप के मामले में कितना बढ़िया है, समझाओ। तीसरा सवाल और है, तो तीनों में आंसर देता हूँ मैं कोई। तीसरा ये कि IVF टेक्नोलॉजी सुनी है, आसान कर दूं, टेस्ट ट्यूब बेबी। इंडिया में पहले इतनी लैब विकसित नहीं, इंडिया में किसी को टेस्ट ट्यूब बेबी चाहिए होता था, यानी कि जो आप समझ सकते हो ना, लैब होती है, लैब, उसके अंदर लैब के अंदर परत नली, उसके अंदर एक शिशु को जन्म कराया जाता था। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, पहले इंडिया से किसी को प्रॉब्लम होती थी हस्बैंड वाइफ को, तो वो अमेरिका या दूसरे देशों में जहाँ पे IVF टेक्नोलॉजी होती थी वहाँ जाते थे, वहाँ बच्चे को लैब में प्रोड्यूस कराते थे। अब सवाल ये है कि तीसरी स्थिति में भी बच्चा कहाँ का नागरिक बना? अब तो इंडिया के मम्मी पापा जा रहे हैं अमेरिका, और अमेरिका में शिशु जन्म ले रहा है क्योंकि वहाँ लैब है, तो फिर बच्चे को नागरिक कहाँ का बना? अच्छा, कोई कह रहा अमेरिका, कोई कह रहा माँ बाप वाले दूर से, चलो तो अमेरिका का नहीं, इंडिया का। अच्छा, और अच्छा उसके मम्मी पापा, अच्छा बस बस समझ गए। तो मैं किसी के उत्तर कोई सटीक नहीं है, अब मैं तुम्हें लॉ बता दे रहा हूँ। उत्तर तुम्हारे सटीक इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने उसे एक जगह समझ के पढ़ा नहीं, आधा ज्ञान इधर से लिया आधा इधर से लिया, तुमने लिया एक तरफ मॉर्टिन और एक तरफ मीको, दोनों निचोड़ के बोले वाह सस्ते नशे। अब तो मैं बता रहा हूं, समझो ध्यान से, नशे से बाहर आ जाओ। सबसे पहली बात तो ये है कि प्लेन वाली कंडीशन समझो क्या होगा, सेटल्ड लॉ है, ये केस है। आ जाओ, इस केस का उत्तर ये निकला था, जिस भी देश में विमान पंजीकृत होगा रजिस्टर्ड नागरिकता उसको मिलेगी। पहले सुन लो, अगर विमान अमेरिका का होता, भारतीय महिला शिशु को लेकर प्लेन पे बैठी, जन्म हो गया, चाहे तुरंत ही जैसी फ्लाइट में बैठी, फ्लाइट इंडिया में खड़ी थी, नहीं मिली, लेकिन फ्लाइट के अंदर हुआ होता, तो जहां का फ्लाइट रजिस्टर्ड है शिशु को नागरिकता वहीं की मिलती। ये लॉ है, पहली चीज। दूसरा, सरोगेसी सुनो, सरोगेसी क्या है कि वो इंडिया में सरोगेसी पे बैन लगा हुआ है 2018 से। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा था कि विदेशी यहाँ इंडिया में आके ये व्यापार कर रहे थे। एक महिला अगर किसी एक शिशु को जन्म देती है, उसकी बॉडी का पूरा कैल्शियम किसी एक बेबी की डिलीवरी में चला जाता है, शरीर का पूरा कैल्शियम। आप सोचो अगर इसको एक व्यवसाय बना लोगे तो महिला को पैसे की जरूरत, भाई कोई गरीब है, निर्धन घर की महिला, तुमने कहा तुम्हें 5-6 लाख रुपए दे देंगे, बीच में एक ब्रोकर आ जाता था, वो ब्रोकर कहता था बड़े लोगों से पैसे लिए 50 लाख, महिला को दिए 10 लाख, लेकिन शरीर किसका खराब हो रहा है? महिला का, उसकी तो शरीर का प्रोटीन विटामिन की ऐसी तैसी हो गई। इस वजह से इंडिया में इसे बैन कर दिया, लेकिन विवाद ये था कि नागरिक बच्चा कहाँ का बनेगा। तो इसमें तो क्लियर लॉ है कि इंडिया में जो कानून नहीं उसमें हम रजिस्ट्रेशन या मान्यता या नागरिकता देंगे नहीं। तो जहाँ हो, जहाँ सरोगेसी हो रही हो वहाँ निकल जाके, हर देश की नागरिकता के नियम अलग होते हैं, ये भी समझ लो। तीसरी कंडीशन, लैब में अगर बच्चे का जन्म होता है तो एक डिक्लेरेशन साइन कराया जाता है, फॉर्म, उस फॉर्म में माँ बाप जहाँ के नागरिक होंगे बच्चा ऑटोमेटिकली वहीं का बन जाएगा। लेकिन जो आपने कहा कि जन्म से
किसी ने कहा माँ बाप से वो परिस्थितियां भिन्न हैं, हम सभी परिस्थितियों को पढ़ेंगे, कोई डाउट, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस परिस्थिति में माँ बाप से बन रहा है, किस परिस्थिति में वहां जन्म हो रहा है तो बन रहा है, किस परिस्थिति में ना उसके माँ बाप है, ना इंडियन है, ना जन्म लिया है, अमेरिका का है, लेकिन उसे कैसे भारतीय बनाए। और हम आज कवर करेंगे सीमा हैदर के केस को, तब तुम कुछ समझोगे कि सीमा हैदर अवैध है, नागरिकता मिलेगी भविष्य में कि नहीं मिलेगी। डाउट प्लेन वाला सुन लो, प्लेन वाला नवनीत के कहने पे, नवनीत नाम है, नवनीत अवनीत या नवनीत ए एन लो एन बता रहा नवनीत। अच्छा सारे ऐसे को कंफ्यूजन हो गया, बोले नाम सुनो प्लेन वाला वापस इधर समझ में आया, प्लेन वाला एग्जांपल मैं आगे आ जाता हूं वरना कहेंगे सर दिखते ही नहीं। सुनो वापस ध्यान से, अब हो गई बात है तुम्हारे बड़े बड़े बिजनेस हो गए 50 करोड़ के, अब देख लो भैया 2000 वाले आदमी को। मेरे कहने का मतलब ये है अगर कोई प्लेन जो रजिस्टर्ड है इंडिया में, अभी से चप्पल इसलिए पहनो जूते लिए हुए अभी से दिख रहा है। चलो देखो इधर ध्यान से, भैया चप्पल पहनता हूं मैं, इतना बड़ा नहीं हूं, अभी घर पे भी रोटी खाते हुए भी जूते पहनो, बेड पे भी जूते पहनो। पीडब्ल्यू की याद आ गई, अरे वो तो वास्तव में एक डिस्टिंग्विश्ड आदमी है। सुनो इंटरेस्टिंग चीज, जिस देश में विमान रजिस्टर्ड है और जिस देश से विमान फ्लाई कर रहा है, अगर वो कहीं चला जाए, अगर प्लेन रजिस्टर्ड इन इंडिया है, जैसे मान के चलो इंडिगो फ्लाइट भारत में रजिस्टर्ड है, भारत की है, तो भैया तुम प्लेन कहीं ले जाओ, लेकिन अगर शिशु का जन्म हो गया तो बच्चा को जो नागरिकता मिलेगी वो भारत की मिलेगी। सर इस हिसाब से तो अमेरिका के कोई भी पति और पत्नी या पाकिस्तान के कोई पति और पत्नी भारत में आसानी से नागरिकता पा जाएंगे, टेररिस्ट प्लान के हिसाब से वो बैठा लेंगे और बैठाने के बाद वो कह देंगे कि भैया फ्लाइट में जन्म हो गया, लो बन गया इंडियन। इसीलिए सरकार ने 280 दिन का जो महिला का टाइम पीरियड होता है 9 महीने का, उसमें 7 महीने तक गर्भावस्था के बाद तुम्हें फ्लाइट में चढ़ने की अनुमति नहीं है, जब तक मेडिकल ग्राउंड ना हो। अगर तुम कहीं प्रेगनेंसी की डिलीवरी कराने ही दूसरे देश जा रहे हो तो डिक्लेरेशन भरो कि हम अपनी जिम्मेदारी पे जा रहे हैं, तब बच्चा जहाँ के माँ बाप होंगे वहीं का होगा। तब भी कंडीशन है कि प्लेन रजिस्टर्ड है, अगर शिशु का जन्म हो गया तब भी जिस देश में फ्लाइट रजिस्टर्ड है वहीं का बनेगा। कोई डाउट, कोई समस्या? अब देखो मैं तुम्हें बड़ा एक इंटरेस्टिंग स्लाइड दिखाता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आएगा। तुम लोग पिक्चर देखते हो, पिक्चर मूवीज देखते हो? कल किसी की टी शर्ट के साथ हुआ था ना, अभिषेक के साथ हुआ था। हाँ अभिषेक, मेरी टी शर्ट बच गई। अब ऐसे चलो देखो, अब ध्यान से देखना। तो भैया एक बड़ा फेमस पिक्चर है रानी मुखर्जी और आमिर खान की, गुलाम, देखिए किसी ने? वेरी गुड। और सलमान खान की भी एक बड़ा धार्मिक पिक्चर थी फैमिली वाली, जिसमें भाग्यश्री हीरोइन थी, सुना है ना गाना, तू चल मैं आई? नहीं समझे? अब समझो, अब समझो, ठीक है। अब कनेक्शन देखना। तो आमिर खान ने रानी मुखर्जी से कहा आती क्या खंडारा, बोली नहीं आ सकती, नागरिकता नहीं है। इधर इन्होंने भी कहा मैं तो जा रहा हूँ अमेरिका, तार पार करके, तू चलेगी? बोले तू चल मैं आई। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा भैया कि नागरिकता कैसे मिलती है, कब मिलती है और क्यों मिलती है। कोई डाउट? कोई डाउट? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब समझो इसे इंटरेस्टिंग तरीके से। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना, मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ ताकि तुम्हें विजिबल हो जाए, ठीक है, कि कौन से अनुच्छेद हैं और कहाँ पर हैं। सर सवाल ये आता है कि हमने भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 सारे अनुच्छेद हमने संविधान में लिखे हुए देखे हैं, लेकिन आपको एक बात पता है कि भारत में नागरिकता देने के लिए एक अधिनियम जिम्मेदार है। किसी को पता है वो अधिनियम कौन सा है? कोई बता सकता है कि ऐसा कौन सा एक्ट है जो इंडिया में, या कौन सा ऐसा अधिनियम है जो भारत में नागरिकता देता है? तो सुनो, याद रखना सर, हमारे संविधान में भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के तरीके बताए हैं कि नागरिकता किन आधार पे, किन मानकों पे नागरिकता मिलेगी, लेकिन किस तिथि तक? 26 जनवरी 1950। इसका मतलब सर 26 जनवरी 1950 के बाद किसी को क्या नागरिकता मिलेगी? नहीं, हाँ जी मिलेगी, लेकिन उन्होंने अनुच्छेद 11 में लिख दिया कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, मतलब वो आर्टिकल 11 में प्रावधान कर गए कि नागरिकता के नियम भविष्य में बनाए जाएंगे, हटाए जाएंगे, बदले जाएंगे, लेकिन संसद के द्वारा। किसके द्वारा? तो अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 से पहले जन्म लेता है तो याद रखना कि उसे नागरिकता दी जाएगी अनुच्छेद 5 से 11 तक। लेकिन अगर किसी का जन्म 27 जनवरी 1950 को हो गया तो वो 26 जनवरी से आगे निकल आया, अब उसे कैसे नागरिकता दोगे?
बिल नहीं, उसके लिए एक्ट बना है, उस एक्ट का नाम है नागरिकता अधिनियम 1955। लिखो लिखो लिखो, जो लाइन है वो लिखो। मैंने तुम्हारे लिए एक चार्ट बनाया है, उस चार्ट में लिखा हुआ है कि क्या सर कहना चाह रहे हैं। मैं बता दे रहा हूं तुम्हें छोटा करके, ताकि वो चार्ट तुम उतार लो डिट्टो, ठीक है। ये रहा, इसे बताना अगर पीछे ना दिखे, मैं इसे जूम कर दे रहा हूं, ठीक है। दिख रहा है थोड़ा बहुत या और जूम करूं? एक सेकंड, ये लो, ऐसे करके लिख लो ये कट ऑफ। इसको जो डायग्राम है मैं बोल भी दे रहा हूं। मैंने ये कहा, पर्दा इधर से बंद कर दो, पहुंच जाएंगे आप। अब ध्यान से सुनो, सर आपने एक बात कही, वही बात मैंने यहाँ बनाई है, और उस बात को बिल्कुल गांठ बांध लेना, याद रखना। तुम्हें कोई नहीं बताएगा इतना डीप, मैं तो बता रहा हूं। सर अगर 26 जनवरी 1950 से पहले 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 किसी को नागरिकता देनी थी, तब हम यूज करेंगे आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कोई बात, कोई डाउट? लेकिन सर 26 जनवरी 1950 के बाद किसी को भी नागरिकता अगर देनी है तो हम उसे नागरिकता 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 से नहीं देंगे। हम उसे नागरिकता देंगे नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955। इंग्लिश वालों, सिटीजनशिप एक्ट 1955। कोई डाउट? पहले एक बेसिक चीज समझ लो। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके एग्जाम्पल के भाई का जन्म 24 जनवरी 1950 से हुआ, एक्ट से दोगे कि संविधान से नागरिकता दोगे? शाबाश। आपके भाई का जन्म हुआ 11 जुलाई 1992, उसे नागरिकता कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से दोगे कि एक्ट से दोगे? कौन से? इनके समझ में नहीं आया इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। एक्ट से, एक्ट से। फिर से समझ लो सर, संविधान के भाग 2 में आर्टिकल लिखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, वहीं रुक जाओ। और आर्टिकल 11 के आगे एक बड़ा सा गोला बना के लिख दो कि अगर कोई व्यक्ति पैदा हुआ 26 जनवरी 1950 की डेट से पहले या 26 जनवरी 1950 हुई, तो उसे नागरिकता जो दी जाएगी वो दी जाएगी संविधान के हिसाब से। लेकिन अगर उसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ अंश का, तो उसे नागरिकता किससे दी जाएगी? 1955 के एक्ट से। सर क्या एक्ट संविधान से ऊपर हो गया? नहीं, ये एक्ट बनाने की शक्ति खुद बाबा साहिब दे के गए थे अनुच्छेद 11 में पार्लियामेंट को। कोई डाउट? यानी सर ये एक्ट जो है वो आर्टिकल 11 की शक्ति का प्रयोग करके पार्लियामेंट ने ही तो बनाया है। कोई डाउट? अभिषेक इधर कोई डाउट? राहुल कोई समस्या? बट कोई डाउट? पहला क्लास है, चलो तो मजा आता है। ये चीज समझ में आई? कंडीशन 1, कंडीशन 2। अगर ये समझ गए तो आगे तुम्हारे लिए डाउट क्लियर हो जाएगा और तुम्हें नागरिकता समझ में आ जाएगी। और तब तुम्हें समझ आ जाएगा सीमा हैदर का केस, तुम्हें ये भी समझ में आएगा कि पाकिस्तान से लोग कैसे आए, इधर से लोग उधर गए तो हुआ क्या। बैठ जाओ, कोई बातें नहीं करेगा, बिल्कुल मत पूछना सर ने कहाँ पढ़ाया, क्या पढ़ाया, सामने देख लो, बस बैठ जाओ। आइडिया एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, ठीक है। वापस आ जाओ। लास्ट टाइम मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग समय से पहले आ गए अगली क्लास के लिए, समझे ना? जो देखो इधर मैंने ये बताया कि अगर मेरे दादाजी का जन्म 26 जनवरी 1950 से पहले का है, तो दादाजी के सामने मैं एक्ट लेके गया, दादाजी बोले फाड़ के फेंक दो बेटा, हम 1950 की पैदाइश है, 1950 से पहले की पैदाइश है, हम संविधान से नागरिकता लिए हुए हैं। तो मैंने कहा दादाजी मेरा जन्म 4 फरवरी 1997 को हुआ, तो मुझे नागरिकता कैसे मिलेगी? बोले बेटा 26 जनवरी 1950 को पाकिस्तान बन चुका था, लोग उधर से इधर आ रहे थे, तो उस समय पे परिस्थितियां देखते हुए संविधान ने नागरिकता के कुछ अलग मानक तय कर दिए, लेकिन नागरिकता हर साल बदलती भी रहती है। मैंने कहा कैसे? बोले तुमने देखा होगा कि पाकिस्तान से घुसपैठिए भारत में आते हैं और भारत में हमला करके भाग जाते हैं। कई बार खबर सुनी होगी कि लखनऊ में आतंकवादी पकड़े गए, तो कैसे वो नागरिकता ले लेते हैं। इस बात का नियंत्रण करने के लिए सरकार को बड़ा ही एक्टिव भूमिका निभानी पड़ती है। तो सरकार गलत नागरिकता ना बांट दे, इसलिए सरकार नागरिकता के नियम बदलती रहती है, और ये शक्ति मिली है संसद को, और संसद ने मुबारक हो अब तक 9 बार नागरिकता में संशोधन किए हैं। आखिरी वाला तो इतना विवादित था जिसमें शाहीन बाग में काफी समय तक लोग बैठे रहे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, भूले तो नहीं हो, कोविड से पहले का था, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। सर शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हो रहा था, कागज नहीं दिखाएंगे, सर मेडिकल का बिल देना, ये लोग मुझे पैसे दे, समझे? मेडिकल बिल दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे।
चलो आगे बढ़ो। समझे? अभी सब समझोगे। अभी सिर्फ तुम्हें कनेक्ट कर रहा हूं मैं चीजों से। अब तुम्हें ये ट्रिक लिखनी पड़ेगी, शॉर्ट ट्रिक, ये मैंने बनाई है। ये जो वर्ड लिखे हुए हैं, जैसे अनुच्छेद 5 के पास में मैंने निवास लिखा है, डोमिसाइल लिखा है। अनुच्छेद 6 के आगे प्रव्रजन, जिसे कहते हैं प्रवास, माइग्रेशन। बस ये लिख लो, एक एक वर्ड का है, तुम्हें मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट लगेगा। मैं समझाता चल रहा हूँ धीरे धीरे। इसको स्क्रीन नोट कर लो, क्योंकि मेरे नोट्स में नहीं है, ये मैंने सुबह ही बनाया। आ जाओ बिल्कुल, यू कैन कम, दिस इज योर क्लास, आई कैन गो, यू विल स्टडी योरसेल्फ। नहीं ये वाला नहीं, आज तो ब्रिटिश सेशन चल रहा है, ब्रिटिश वाला एक्चुअली आपको है इंटरेस्टिंग है क्लास। ये वाला चलता है बनाती वाला, मैगी में पिज्जा मांगने से जाओ, यानी कि पिज्जा हो गया, पिज्जा खाए। हरियाणा में तुम लोग नहीं गए ना अभी तक? हरियाणा इतना ईमानदार देश है। हरियाणा 6 के आगे लिखा है, मैं रिपीट करता हूँ, अनुच्छेद 5 आर्टिकल 5 के आगे इंग्लिश में डोमिसाइल लिखा है, और डोमिसाइल के बगल में 2 डंडे लगा के लिखा है भैया निवास, निवास। अब तुम्हें कुछ लग रहा होगा कि उनके निवास प्रमाण पत्र है, वो भी सब बताऊंगा कि है तो क्यों है, और किसी पे नहीं है तो क्यों नहीं है। अनुच्छेद 6 के आगे लिखा है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब वो नहीं जो यूनिवर्सिटी से लेते हो, इसका मतलब है प्रवासी, प्रव्रजन, प्रव्रजन। पूछो अभिषेक, लेबर के लिए 3-4 है, फैक्ट्री है भी लगता है, न्यूनतम दर भी लगता है, लेबर ने करा दिया। फैक्ट्री से 1948, हाँ अगला सुनो, फैक्ट्री देखिए 1948, लेकिन वो मतलब 400 धारा पर है, कंपनी 511 धारा पर ऐसे पढ़ो। ऐसे ही देखो सामने। उसके बाद अनुच्छेद 7 कह रहा है पुनः प्रव्रजन, आर्टिकल 8 कह रहा है रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण, ठीक है। उसके बाद नवा कह रहा है नो, क्योंकि वो एकल नागरिकता की बात करता है। 10 आर्टिकल 10 के आगे लिखा है डीम्ड, डीम्ड का मतलब मान लिया। हाँ 9 के आगे लिखा है सिंगल, ड्यूअल सिटीजनशिप, उसके आगे सिंगल। अरे वही जो तो बोलो, अरे लड़के ने खुल के ये एक्सेप्ट करा, ये अपने साथ दूसरे का भी भविष्य बात कर रहा है। नहीं गलत नहीं, दो का मतलब ये है दूसरा में लड़का नहीं हो सकता, ऐसी बात है। लेकिन याद रखना कुछ धाराएं लड़कों के साथ भी ठीक नहीं, क्यों? 9 के आगे लिखा हुआ है आर्टिकल 9 के डुअल सिटीजनशिप, और डुअल सिटीजन के बराबर में लिखा है सिंगल। 11 के आगे लिखा हुआ है, इसके आगे 10 के आगे लिखा है DEEME हमारे मान लिया जाए। 11 के आगे संसद, और संसद के बगल में बॉलीवुड। 11 के आगे संसद, संसद के बगल में बॉलीवुड। सर बॉलीवुड ये तो कहीं लिखा ही नहीं, मैंने लिखा है ट्रिक, क्योंकि मुझे पता है एसएससी वालों तुम्हें ट्रिक नहीं चाहिए। हाथी चढ़ा पहाड़ के नीचे गिर आर्टिकल 21 ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब तो एक बात है। जब जिसे याद हो जाता है तब ट्रिक बनती है, ट्रिक से याद नहीं होता, याद होने के बाद ट्रिक बनती है। साथ में आर्टिकल 7 में लिखा है रिवर्स, रिवर्स पुनः प्रव्रजन। बढ़े आगे, आप सुनो भैया ध्यान से, क्या चीज, अगर इसमें ये वाली चीज नोटिस कर लो, तुम्हें डेट नहीं भी लिखी है तो कोई बात नहीं, डेट को लेके चिंता ना करो। अभी आगे मैं डेट का कंसेप्ट बताऊंगा। बढ़े नहीं बढ़े, बढ़ गए, छोड़ दो, जहां तक लिख लिया छोड़ दो। ये स्लाइड मुझे डालनी है ग्रुप में, कल वाली और आज वाली, मुझे पता है कुछ बच्चों ने पूछा भी है सर स्लाइड डाल दीजिए, मैं डाल दूं। आप वापस आ जाओ, इधर बातें हो गई, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, कोई जरूरी नहीं, कुछ ऐसे सामने बोर्ड वो भी 50 साल की नहीं, बाद में लिख लेना, बाद में ग्रुप में छुड़ जाओ, क्लास के बाद पूछ लेना ग्रुप और बाकी से। आप ध्यान दो आर्टिकल 5, सपोज दैट किसी व्यक्ति का जब ध्यान से सुनना, पहले सबसे पहले तुमसे मैं एक आसान सी चीज पूछ रहा हूँ कि अभिषेक को काम से, सुनो ध्यान से, अभिषेक को अपने काम से कई बार मध्य प्रदेश, बिहार, गोवा, बॉम्बे, साउथ, कहीं मान लो नहीं जाना पड़ता है, ठीक, कहीं भी मान लो। लेकिन क्या हम अगर अभिषेक से कहें कि तुम मूल निवासी कहाँ के हो, तो ये क्या बताएगा, मध्य प्रदेश, बिहार, किस जगह पे बताएंगे? गलत जवाब, गलत जवाब, गलत जवाब, गलत जवाब। अब डोमिसाइल का मतलब समझो, फिर से मैं बता रहा हूं, इंडिया के अंदर आता है,
अगर ये अभिषेक अपने काम से मध्य प्रदेश, बिहार, समझ गए, और 28 राज्य, 28 केंद्र शासित प्रदेशों में घूम रहे हैं, अभी इंडिया से बाहर नहीं गए, और मैं इनसे पूछूं तो कहाँ के निवासी हो, तो ये क्या बताएंगे? निवास के आधार पर बताएंगे मैं पूरनपुर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। तो यही बात आर्टिकल 5 कहता है। आर्टिकल 5 कहता है कि हम तुम्हें भारत में भ्रमण करने वाली नागरिकता नहीं देते, हम तुम्हें एक कागज पर प्रमाणित करके देते हैं कि तुम्हारा एक घर है, तुम्हारा एक ठिकाना है जहाँ तुम पैदा हुए हो। यही पहली कंडीशन है। इसलिए आर्टिकल 5 को बोलते हैं डोमिसाइल, डोमिसाइल निवास। समझ गए? और समझ गए? ठीक। तो आर्टिकल 5 की 3 शर्तें सुनो। पहले शर्त ये कहती है कि तुम भारत के राज्य क्षेत्र में, अब सुन लो, आपस में मत बताओ, मुझे पता है तुम्हें कुछ नहीं पता, मुझे सब पता है, पढ़ के आया। देखो आर्टिकल 5 की पहली शर्त ये कहती है कि अगर तुम्हें भारत में निवास चाहिए, भारत में डोमिसाइल होना है, और अगर तुम 26 जनवरी 1950 से पहले जन्मे हो तो तुम्हें सिर्फ भारत में जन्म लेना था, जो इधर के बच्चे बता रहे थे सर कि जहाँ पैदा हुआ वो तो नहीं हो जाएगा। ये कंडीशन 26 जनवरी 1950 के बाद बदल गई। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तुमने पढ़ा है, लेकिन थोड़ा इधर से, थोड़ा इधर से, थोड़ा उधर से, आप उसे समझ के चलो, कंसेप्ट के हिसाब से। ठीक। सबसे पहले हाँ क्या हो पता नहीं कौन से बोलते। देखो आर्टिकल 5 का पहला, अगर भारत में तुम्हें डोमिसाइल बेसिस पे नागरिकता मिले तो तुम 26 जनवरी 1950 से पहले, क्योंकि हम संविधान के आधार को पढ़ रहे हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और तुम्हारा जन्म होना चाहिए भारत के किसी भी स्थान पे या भारत के अंदर। सर अमेरिका में भारत की एम्बेसी बनी हुई है, और अमेरिका की एम्बेसी दिल्ली में बनी हुई है, चाणक्यपुरी में। ध्यान से समझना, अगर कोई बच्चा भारत की एम्बेसी जो अमेरिका में है वहां जन्म ले ले तो क्या तुम ये मानोगे कि वो भारत में जन्मा? जी, वो भारत का भूभाग होता है। ध्यान रखना, यहाँ चाणक्यपुरी में एम्बेसी बनी हुई है, वहाँ सऊदी की, इजराइल की, इराक की सबके बड़े बड़े IAS ऑफिसर बैठते हैं दूसरे देश के, और तुम्हारे देश के राजदूत भी वहाँ जाते हैं। पता है कि नहीं? UPSC निकालने पे एक पद और होता है, IAS वो भी मिलता है। तो ये माना जाता है कि अमेरिका में हमारे भारत का एक भूभाग है। इसी बेसिस पे तो मैंने तुम्हें विमान वाला बताया। अगर किसी बच्चे का जन्म जहाज पे हो जाए और जहाज इंडिया से छूटा है, इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो ये मानेंगे कि इंडिया का चलता हुआ भूभाग जा रहा है। इस हिसाब से जरा दिमाग लगाओ, अगर तुमने इंडिया से मिसाइल दागी और अगर हम इंडिया की मिसाइल उसको ना माने तो तुम कह दोगे जी हमारी सीमा में थी तब तक हमारी थी, अब तो निकल गई, जिस पर टकरा रही हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इसीलिए लॉ बनाए जाते हैं, समझे? गीता पाकिस्तान की गीता, कई सारे IAS ऑफिसर बदलते रहते हैं। फिलहाल इस समय तुम्हें ये पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा होशियार हमारे पास ही फॉरेन मिनिस्टर, विदेशी मंत्री हमारे पास इसमें है जयशंकर, जो पहले IAS थे, IAS के बाद सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के बाद इस समय विदेश मंत्री। इज वेरी बियॉन्ड पर्सन। उनके बारे में पढ़ोगे तो तुम्हें मजा आएगा, खाली समय में पढ़ लेना। अभी S जयशंकर, ठीक, ये सब पता रखो, ये सब करंट है। SSC वालों को तो फिंगर में पता होना चाहिए, ये मंत्री, वो मंत्री, वित्त मंत्री, SIC योजना। ठीक, आ जाओ। आर्टिकल 5 में पहली परिस्थिति आपने बता दी कि भारत या भारत के भूभाग में, इसका मतलब भारत में अगर कोई विमान रजिस्टर्ड है, भारत में जहाज रजिस्टर्ड है और उसमें अगर शिशु का जन्म हो गया और वो कहीं जा रहा था तो भी हम मानेंगे भारत का नागरिक है। लेकिन इन सभी के लिए तारीखें कौन सी हैं? 26 जनवरी 1950 से पहले। ध्यान से समझना। अगली परिस्थिति ये है अनुच्छेद 5 में, जो फिर से इधर के बच्चे कह रहे थे कि उसके मम्मी या पापा में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। हाँ, अगर 26 जनवरी 1950 से पहले किसी का जन्म भारत में होता है और उसके मम्मी या पापा में से कोई एक इंडियन है, भारतीय है, तो उसे नागरिक माना जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया में बहुत लंबे समय तक विदेशियों ने शासन किया, पता है ना, ब्रिटिश के लोगों ने। अब वो एक घिनौना काम भी करते थे। जब तुम पुर्तगाली एम्पायर पढ़ोगे, उसमें एक गवर्नर है नीनो दा चूना। नीनो दा चूना आखिरी गवर्नर था पुर्तगाली शासन का। वो खुलेआम कहता था, उसने एक नीति चलाई थी कि हम पुर्तगाली लोगों को देश में कैसे बढ़ाएंगे। गोवा में जाओ, हिंदू लड़कियों से या जो भी भारतीय लड़की है उससे शादी करो, बच्चे पैदा करो, भाग जाओ, और जब तुम भागोगे तो तुम अपना बीच छोड़ के गए हो, वो भी पुर्तगाली बनेगा। तो इस वजह से हमने, जब ऐसी महिलाएं हुई उनके साथ अंग्रेजों ने भाई आए, संबंध बने, बच्चा पैदा हुआ, लेकिन अब हम उस बच्चे का क्या करें, उसकी क्या गलती?
अगर हम उसके पापा के हिसाब से नागरिकता दें तो हमें पुर्तगाली भेजना पड़ेगा, जो कि वो ले या ना ले। तो हमारी सरकार ने प्रावधान बनाया कि चलो इसकी मम्मी तो भारतीय थी और ये पैदा भी यही हुआ है, तो हम इसे भारत की नागरिकता दे देते हैं। कनेक्शन समझ आया? हर चीज के पीछे कनेक्शन है, एंजॉय करोगे, बस डिसिप्लिन लेके सीखो। अगला पॉइंट समझो, इसमें कोई डाउट? पहले पॉइंट में दूसरे में, पहले में दूसरे में। इस समय ऐसे याद रखो, तुम्हारे दादाजी को कैसे नागरिकता मिली हम ये पढ़ रहे हैं, क्योंकि तुम्हें जैसे नागरिकता मिली है वो अधिनियम से मिली है 1955 से, तो तुम्हारे बाबा को कैसे भारत में नागरिकता मिली मैं आपको बता रहा हूँ जी। अगर किसी के दादाजी पैदा हुए उसके बाद हुए तो ठीक है। अब तीसरी कंडीशन और है 5वें में, यहाँ पे किसी बच्चे ने बताया था कि सर 1945 वाली बात शायद अभिषेक ने बताई, कोई बोला था कि 1945 अच्छा आपने बताई कि वो कंडीशन ये लिखी है राजीव, कंडीशन ये कहती है, समझना आगे वाले बच्चे की समझना, अगर किसी का जन्म 26 जनवरी 1950 से पहले संविधान के अनुसार अगर संविधान बनके भी लागू हुआ है 26 जनवरी 1950, उससे 5 वर्ष पूर्व वो व्यक्ति भारत की मिट्टी पे सिर्फ रह रहा था, चाहे वो अमेरिकी था चाहे वो कोई भी था, तो अगर वो 26 जनवरी 1950 तक 5 साल पूरे कर चुका होगा तो मुबारक हो, वो भी भारत का नागरिक बन जाएगा। सर ऐसा क्यों? गांधी जी के समय पे कई पत्रकार आए, वो इंडिया 4-5 साल उनके हर आंदोलनों के पीछे पीछे घूमे और उनका इंडिया से दिल लग गया, तो वो जाना ही नहीं चाहते थे, तो हमने उन्हें भी नागरिकता दे दी। रुडयार्ड किपलिंग का नाम सुना है? रुडयार्ड किपलिंग का नाम सुना है? तुमने गाना सुना है जंगल जंगल बात चली? अब आधा ही गाया है मैंने तो पूरा मत गाना, बस समझ गए, तुम्हारा व्यवहारिक ज्ञान बहुत आगे। तो तुमने जो गाना सुना है जंगल जंगल बात चली है, ये रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी। रुडयार्ड किपलिंग खुद जो है वो अंग्रेज थे, लेकिन उन्हें भारतीय नागरिकता इस बेसिस पे दी गई। अब इंटरेस्ट आ रहा है कोई और है? अब तो जो अगला आर्टिकल है ना वो इतना जबरदस्त प्रैक्टिकल है कि तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा कि हाँ ऐसा हुआ होगा। ठीक है अभिषेक, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट कोई समस्या? आगे वालों सो तो नहीं रहे हो? आर्टिकल 5-6 को समझ आया? 7वां वाला तो आ ही गया होगा, पढ़ाया ही नहीं है, कैसे आ गया? चलो मैं आगे भी रहूंगा, मैं समझ रहा हूँ। जैसे मैं पीछे जाता हूँ तो आगे वाले बच्चे उंगलियां खा लेते हैं अपनी नाखून, और जब मैं पीछे से आगे आता हूँ तो उधर तो बाल वाल भी खा रहे हैं सब, बोले खाते रहो, एनर्जी आनी चाहिए, बाल भी ग्लूकोज है। चलो भाई समझो, आर्टिकल 5 में 3 कंडीशन क्लियर हो गई। ठीक, ये भैया तुम्हारे दादाजी को नागरिकता कैसे मिली थी वो बताई जा रही है अभी संविधान के अनुसार अनुच्छेद 5 में। अब ना हमारे सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का विभाजन हो गया था, तुम्हें अच्छे से पता होगा कि भारत का विभाजन जो है वो धर्म के आधार पे हुआ था। किसके आधार पे? एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों ने कहा हाँ जी हमारे तो कायदे आजम जिन्ना बनेंगे, एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों ने कहा कि ना जी तुम्हारे कायदे आजम तुम्हें मुबारक, हमारे नेहरू जी बनेंगे। तब माउंटबेटन ने 3 जून 1947 एसएससी वालों 3 जून 1947 को एक माउंटबेटन प्लान प्रस्तुत करा और इंडिया को विभाजित कर दिया। एक 2 तरीके से विभाजित कर दिया था, तो मैं लेके आया हूँ प्लान, ये देखो ये रहा। एक पाकिस्तान ये बना था ये, और एक पाकिस्तान और बना था ये रहा। इसे 1971 के बाद तुम बोलते हो बांग्लादेश, लेकिन जब ओरिजिनली इंडिया का 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जब अपना आज़ाद दिवस मनाता है, उससे पहले एक व्यक्ति था रेड क्लिफ को माउंटबेटन ने बुलाया। माउंटबेटन आज़ाद भारत कह सकते हो कि आज़ाद भारत से जस्ट पहले का अंतिम वायसराय था, और जब वो था तो उसके सामने डिमांड आई, क्योंकि पहले सब भारत की आज़ादी के लिए एक साथ डिमांड कर रहे थे। ध्यान से समझना कंसेप्ट। जब भारत की आज़ादी नजदीक आई तो एक वर्ग था जिसका नाम था मुस्लिम लीग, सुना है किसी ने? मुस्लिम लीग। तब मुस्लिम लीग उठा, बोले ना जी हमें तो भैया अपना चाहिए। तो बोले अपना चाहिए क्या मतलब, एक देश में 2 प्रधानमंत्री तो हो ही नहीं सकते। बोले हमें अपना प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हमें अपना देश चाहिए। और मुस्लिम लीग में ये घटिया सोच जिन्ना के दिमाग में भी पड़ती। जिन्ना को हिस्ट्री में पढ़ोगे तो आप 2 तरीके से पढ़ोगे, एक आज़ाद भारत से जस्ट पहले आपको जिन्ना बड़ा बेकार लगेगा, और एक जब कांग्रेस के 2 बंटवारे नहीं हुए उससे पहले का जिन्ना पढ़ोगे आपको बड़ा खूबसूरत लगेगा। जिन्ना एक लॉयर था, और जिन्ना ऐसा वैसा लॉयर नहीं था, बॉलीवुड के बड़े दादा साहिब और इन सबके मुकदमे लड़ता था, पता है आपको? बहुत बड़ा लॉयर था, बहुत ज्यादा पढ़ा होगा ऐसे। गुड। अब सुनो बड़ा इंटरेस्टिंग था, मोहम्मद अली जिन्ना बोले मुझे चाहिए पाकिस्तान। अब मजबूरी में गांधी जी को आकर के अपनी, जो गांधी जी ने पहले शपथ ली थी कि मेरे जीते जी भैया बंटवारा नहीं होगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि खूनी शुक्रवार की घटना है इतिहास की, खूब दंगे होने लगे
पूरे भारत में हिंसा भड़क गई, लोग धर्म के नाम पे दंगे कर रहे, तो गांधी जी ने खुद को भैया तोड़ लिया। गांधी जी बोले कि ठीक है, अगर ऐसा होना है तो हो जाए। तब रेडक्लिफ नाम के व्यक्ति ने घर बैठ के, मैं हमेशा कहता हूँ कि उसने ऐसे मैप पकड़ा पूरे भारत का। पहले पाकिस्तान उज्बेकिस्तान कुछ नहीं था, पहले सब कुछ लोग बस भारत के मैप पे लोग रह रहे थे, भारत के मैप में पाकिस्तान जैसा कुछ था ही नहीं। अब ये एग्जांपल खुद सोचो, अभी ये पूरी क्लास है, इस क्लास में एक लाइन खींच करके मैं एक अलग ग्रुप बना दूँ, मेरी बात समझना। ऐसी रेडक्लिफ में क्या करा, उसने नक्शा उठाया, वो ग्राउंड पे तो गया नहीं, उसने ग्राउंड पे जाने की जगह ऐसे लाइन ली और एक पाकिस्तान इधर कट मार दिया, एक इधर कट मार दिया, बोले तो क्या पाकिस्तान। समस्या ये आई, अब समझो आर्टिकल 6 नागरिकता वाली समस्या ये आई, ये जो बेचारे बच्चे इधर बैठे हैं, ये अभी ग्रुप ए और आप ग्रुप बी, इन्हें कोई सपना थोड़ी आ रहा था कि सर एक दिन बीच में से लाइन खींच के हमें ग्रुप ए बोलने लगेंगे और इधर के बच्चों को ग्रुप बी बोलने लगेंगे, तो जो बच्चे इधर थे वो ये कहेंगे कि हम ग्रुप ए से खुश हैं, हमें रहने दो। लेकिन कुछ तो ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हमें सर इधर से इधर जाना है। मेरी बात समझो, कंसेप्ट किस कर जाओगे राजीव। ऐसे ही समझो, जब पूरा इंडिया था और जब बीच से लाइन खींची गई, तो जो लोग उस पार पहले से बैठे थे उन्होंने कहा हमें तो इंडिया में रहना है, हम पाकिस्तान नहीं जानते। ये लाहौर तुमने पाकिस्तान में लाके रख दिया, हमें क्या पता था, हम तो इंडिया मान के रह रहे थे ना। उसे अनडिवाइडेड इंडिया कहते हैं, अभाज्य भारत, जिसका बंटवारा नहीं हुआ था। तुम सोच के देखो कि जब बिना बंटवारे वाला भारत था, उसके बीच में रेडक्लिफ ने लाइन खींची, तो जो लोग इस पार रह गए थे उनकी इच्छा तो पूछी नहीं, तो वो बोले हमें भैया वापस इंडिया आना है। तब उन्होंने इंडिया आने के लिए अपना सामान बांध दिया। लेकिन कुछ लोग इधर भी जो कह रहे थे हमें कायदे आज़म के पास जाना है, तो कुछ इंडिया से गए और कुछ जो नया पाकिस्तान बना था वहां से आए। कोई दिक्कत, कोई समस्या। लेकिन सरकार के सामने समस्या ये खड़ी हो गई कि जो पाकिस्तान बन चुका है उससे इधर आ रहे हैं, इन्हें हम कौन सी श्रेणी की नागरिकता दें, और जो इधर से उधर जा रहे हैं उनकी नागरिकता को क्या बोलें। अब समझो, इसके लिए तुम्हें मिला संविधान में अनुच्छेद 6 आर्टिकल 6। अब देखो, ये रहा आर्टिकल 6, जूम कर रहा हूं मैं, पढ़ना दिख रहा है, पीछे दिख रहा है ना। आर्टिकल 6 को बड़े ध्यान से पढ़ना और बहुत रिलैक्स होकर समझना। ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा डीप है, इसमें स्टोरी आएगी, बार बार मीम आएंगे, वरना तो भूल जाओगे। आर्टिकल 6 साफ कहता है, पाकिस्तान से भारत को माइग्रेशन, प्रवर्जन, यानी जो पाकिस्तान से इंडिया आ रहा है या इंडिया से पाकिस्तान जा रहा है, प्रत्येक व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी प्रावधान निम्नलिखित है। सर ये डेट कहां से आती है? अब ये डेट सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब पाकिस्तान के लिए लोगों ने इंडिया से सामान बांधा और उधर से भी यहाँ आने के लिए लोगों ने सामान बांधा, तो हमने ये कहा कि पाकिस्तान बना 14 अगस्त 1947 को। एक साल भर का हमने टाइम दे दिया। हमने कहा कि 47 में पाकिस्तान बना है, तुम्हें अपनी गलती सुधारनी है, इधर आना है, तो तुम 19 जुलाई 1948 तक आ जाओ। अगर तुम आ गए तो बढ़िया, और नहीं आए तो हम तुम्हें आगे बताते हैं क्या करेंगे। अब मेरे दादाजी बड़ा होशियार, मेरे दादाजी ने कहा कि भैया हम तो लाहौर की तरफ आ गए, हमें तो पता नहीं था कि ये लाहौर बन जाएगा, हमें जी अपने इंडिया जाना है, हमारे आधा परिवार इधर रह गया, आधा इधर रह गया। तो मेरे दादाजी ने अपने दोस्त से भी कहा कि तू चलेगा? तो दोस्त बोला नहीं, अभी तो मैं सेवइयाँ खा रहा हूँ, जब सेवइयाँ ठंडी हो जाएंगी तो मैं शरबत पीऊँगा, शरबत ठंडा हो जाएगा तो मैं लड़की लाहौर की गाना सुनूंगा, उसके बाद नहीं जाके मैं जाऊँगा इंडिया। तो मेरे दादाजी 19 जुलाई 1948 तक सामान बांध के भारत आ गए। तो इंडिया ने कहा जो इस तारीख तक आर्टिकल 6 के तहत भारत आ गया उसे तो हम गले लगा के नागरिक मान लेंगे। लेकिन अब मेरे दादाजी के दोस्त वहां फंस गए, वो आए 19 जुलाई 1948 के बाद। जब वो 19 जुलाई 1948 के बाद आए तो हमने उन्हें डायरेक्ट गले नहीं लगाया, हमने कहा जी 6 महीने बैठो बॉर्डर पे, कैंप में, और कैंप में बैठने के बाद हम डिसाइड करेंगे, एक अधिकारी डिसाइड करेगा कि तुम्हें नागरिकता देनी है कि नहीं देनी है। ये है आर्टिकल 6 की पावर। समझे? तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा कनेक्शन की इन आर्टिकल में नागरिकता क्यों दी गई, क्या परिस्थिति थी। थोड़ा बना कनेक्शन समझ आया, थोड़ा बहुत आया। अब ये चीजें पहली बार पढ़ रहे हो, जिससे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि तुम्हें याद हो जाए यही पे क्लास। समझ रहे? आगे बढ़े। सर आर्टिकल 6 में ना आपने बताया पहले अखंड भारत था, भारत जैसे हमारा रूम, और एक दिन मम्मी बोली आज से तेरी बहन इसी रूम में सोएगी, और उसने ऐसे करके कमरे में मम्मी ने एक बेड इधर बांध दिया, एक इधर बांध दिया। पहले मेरा पूरा कमरा था, मैं उस तरफ बेड की तरफ जाना चाहती थी, मैंने सिस्टर से कहा मैं इधर आ जाऊं, बोली ना जी सर तुझे आना है तो 19 जुलाई 1948 तक आ जा, उसके बाद आएगी तो मम्मी से अनुमति लेना। आप समझो कंडीशन।
पूरा भारत का एक लाइन रेड क्लिफ में खींच दी, रेड क्लिफ में लाइन खींच के बना दिया पाकिस्तान। तुम जमीन के उस तरफ खड़े थे, गए नहीं थे, पहले से ही खड़े थे, लाइन खींच गई और तुम्हें लाइन खींच के बोला गया कि तुम पाकिस्तान के हो, तो तुमने कहा नाजी हम तो इंडिया के हैं। तो गलती सुधारने के लिए सरकार ने 19 जुलाई की डेट दे दी, बोले अगर तू उस पार से बॉर्डर पार करके ईमानदारी से इधर आ गया 1 साल के भीतर 19 जुलाई 1948 तक, तो तुझे हम कहेंगे इंडियन। लेकिन अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आया तो तुझे 6 महीने रखेंगे बॉर्डर में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दिक्कत? आप समझ आए? हाँ ठीक है। ये कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति काम करने जाता है, उसकी नागरिकता क्यों खत्म कर दिया जाए? अभी जब हम आगे नागरिकता अधिनियम पढ़ेंगे तो ये परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ 26 जनवरी 1950 पहले कोई पैदा हुआ था, आप उसकी सोचो, अभी छोड़ दो। आप वर्तमान कंडीशन पूछ रहे हो, उस पर अभी आएंगे। हाँ छीनी जा सकती नागरिकता, छीने 3 तरीके, डेप्रीविएशन, टर्मिनेशन, रजिस्ट्रेशन, तीनों लेके आया हूँ। धारा 8, 9, 10 अरे कुछ छूटेगा ही नहीं, इस आदमी ने कुछ छोड़ा ही नहीं। चले आगे, कोई डाउट? आप समझो, ये लिखा है अगर तुम 19 जुलाई मेरे दादाजी के दोस्त वाली गलती करोगे, दादाजी बोले 80 जा रहे 80, वो बोला तैनू रख दी 100 रुक जा, दादाजी बोले ना मैं ना रुकिया, तो भैया वो पहुंच गए और दादाजी के दोस्त वहीं रह गए। तो दादाजी के दोस्त जब 19 जुलाई 1948 के बाद आए, पाकिस्तान बनने के बाद, तो साफ कह दिया गया कि तुम्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और अधिकारी 6 महीने तुम्हें बैठा लेगा सामने और देखेगा कि कहीं तुम उनके मंसूबों से तो नहीं आए, कहीं तुम किसी का माथा चूम के ये तो नहीं कह के आए हो भाईजान मकसद न भूलना। समझे बात को या नहीं समझे? यानी हमें तुम पे भरोसा करने में थोड़ी कठिनाई होगी, तो हम तुम्हें ऐसे कैसे भेज दें? आप समझो। एक और कंडीशन, जो इंडिया वापस आ गए उनके लिए हमने डेट रख दी, ये भी आप समझ गए। ये सारी कंडीशन छोड़ो, डेट वाली समझ गए। अब आ जाओ आर्टिकल 6 के बाद आर्टिकल 7 पे। अब इसमें तुम्हें मीम मिलेगा और तुम्हें आनंद आएगा। मैं तुम्हें मीम ज्यादा करीब से दिखा देता हूं, ठीक है? अब इस मीम को तुम्हें समझ में तभी आएगा। मीम वही वाला है, चचा गलत हो रहा, सुना है ना? तो मीम भी नहीं देखते, यूट्यूब पे ढंग से नहीं चलाते, जैसे ढंग से पढ़ते नहीं। मीम है, बाबा यूट्यूब नहीं, तुम इस पृथ्वी के सबसे अच्छे इंसान, देख नहीं रहा, कोई बात नहीं। अब एक ही तरीका है, मैं वही बता दूं। आर्टिकल 7 समझ लो। आप फिर से कंसेप्ट का टाइम, कंसेप्ट समझो। सर जब पाकिस्तान बन गया, उस पाकिस्तान बनने के बाद जो लोग इंडिया से पाकिस्तान भागे थे, ये सोच करके, अब सुन लो कंसेप्ट ध्यान से, जो लोग इंडिया से पाकिस्तान भागे थे कि हम साथ में ईद मनाएंगे, हम साथ में सेवइयां खाएंगे, हिंदू भी गए थे, मुस्लिम भी गए थे, जज मत करना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी, जिन्हें उधर जाना था उधर गए, उधर से जिन्हें इधर आना था उधर आए। लेकिन समस्या हो गई नेहरू जी के सामने और वल्लभ जी के सामने, वल्लभ भाई पटेल के सामने। कैसे? क्योंकि यार जब तुम पाकिस्तान जा रहे थे ना, बड़ी खुशी से अपना बैग पैक करके अपनी बेगम को ले गए, तब तुमने कहा था, उन्होंने कहा ये घर मुझे बड़ा याद आया, बोले छोड़ो वहाँ महले मिलेंगे महले, वहाँ चलेंगे महले, ऊँट मिलेंगे ऊँट, शेख मिलेंगे शेख, ये मिलेगा खजूर मिलेंगे। बेगम तो चली गई, इतना बड़ा कॉलेज बराबर महल छोड़ के, लेकिन जब तुम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने तुम्हें बेल्टें चला दी तुम्हारे ऊपर। उन्होंने कहा आप इंडिया से आए हो, मुजाहिद चटाचट, उन्होंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करा। तब तुम्हें महसूस हुआ कि चचा गलत हो रहा है, इसलिए मैंने मीम डाला। उसके बाद तुम्हें याद आई अपने इंडिया की कदर की और तुमने निर्णय लिया कि मैं पुनः रिवर्स इंडिया से पाकिस्तान आया, पाकिस्तान से पुनः भारत भागूंगा। लेकिन तुम तो ये कह के तैयार हो गए, पर समस्या नेहरू जी और वल्लभ जी के सामने आ गई। क्यों? क्योंकि जो तुम मकान छोड़ के गए थे, उस मकान पे भी किसी और व्यक्ति ने कब्जा कर लिया और अनुच्छेद 31 जीवित था। वो ये कहता था जिस घर की कुंडी तुमने डाल दी घर तुम्हारा। तभी तुमने सुना होगा कि पहले जमाने में कहते थे हमारे दादाजी ने वो वाली जमीन कब्जा ली थी, तो तुम्हारे दादाजी भूमाफिया या कोई वो नहीं थे बदमाश, तुम्हारे दादाजी अनुच्छेद 31 का प्रयोग कर रहे थे। बात नहीं। तो जब ये समस्या हुई तो नेहरू और वल्लभ भाई जी ने कहा कि यार इसको कैसे कंट्रोल करा जाए। तो वल्लभ भाई जी के दिमाग में एक गोल्डन आइडिया आया। उन्होंने कहा हम निकालेंगे परमिट सिस्टम, अनुमति व्यवस्था। लिखो, अनुमति व्यवस्था वल्लभ भाई पटेल जी ने इजाद करी और उसके तहत उन्होंने कहा कि जो पुनः भारत आना चाहते हैं, पूरी लाइन मत लिखना, कंसेप्ट समझ लेना, बस परमिट सिस्टम वल्लभ भाई पटेल लिख लेना। परमिट सिस्टम वल्लभ भाई पटेल, अनुमति व्यवस्था वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि जो भी पाकिस्तान गए थे और उन्हें वापस सिवैयां नहीं मिली, वहां से भगा दिया। तुम सोच के बैठे कि वहां ट्रिपलिंग पे चालान नहीं कटेगा, वहां सिंगल तुम घूम रहे मोटरसाइकिल पे तो भी बैठने चल रही तुम्हारे ऊपर। तो तुमने कहा इससे अच्छा तो हमारा इंडिया था,
तो तुम्हें जब वापस इंडिया भाग के आना पड़ा, तब वल्लभ भाई जी ने कहा ना ना ना, हम तुम्हें इतनी आसानी से भारतीय का दर्जा नहीं देंगे, हम तुम्हें इतनी आसानी से इंडिया में गले नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जब रेड क्लिफ ने पाकिस्तान बनने की घोषणा करी थी, तब तारीख थी इतिहास में 1 मार्च 1947। उसके बाद जिन लोगों ने विरोध नहीं करा, कुछ लोगों ने एडवांस टिकट बुक कर लिए। मेरी बात समझना, जब गदर 2 पिक्चर रिलीज होने वाली होती है या कोई नई पिक्चर, तो प्री बुकिंग टिकट आते हैं। अब तुम्हें पता है कि तुम्हें पिक्चर देखनी है कि नहीं देखनी, अच्छी लगेगी कि बुरी लगेगी, क्या विचारधारा है, लेकिन अगर तुमने एडवांस की टिकट बुक कर लिए तो मैं तो ये समझूंगा ना कि तुम्हें पिक्चर देखनी है। ऐसे ही जब रेड क्लिफ ने घोषणा करी थी, तो तारीख थी 1 मार्च 1947, तब रेड क्लिफ ने कहा कि हम पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं। तब कुछ भारत के लोगों ने तुरंत ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया कि हम जाएंगे रहने, हम हमारा बुक कर दो, 200 रुपए स्क्वायर फीट की जमीन हमारी बुक कर दो, हमें किले देखने को मिलेंगे, किले हमें चाहिए, लाहौर हमें चाहिए। तब हमने ये डेट बनाई कि आर्टिकल 7 में जो भी भारत से पाकिस्तान भागा था, 1 मार्च 47 के बाद हम उसे भारतीय नागरिकता नहीं देंगे। लेकिन इसे पढ़ा जाता है आर्टिकल 6 के साथ कि अगर तुम 47 के 1 साल के भीतर सेम डेट 19 जुलाई 1948 तक वापस आ गए तो गले लगा लेंगे, उसके बाद आए तो फिर 6 महीने कैंप पे रहो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर से ध्यान से समझना, तुम्हारे ऊपर से कंसेप्ट चला जाएगा। रिपीट करूँ कि नागरिकता तुम्हें ऐसे नहीं पढ़ी होगी, नहीं ना कोई पढ़ाएगा, इसलिए तुम्हारे दिमाग के ऊपर से बाउंसर जा रही हो। कल बाउंसर पकड़ना सीखो, अगले धोनी तो नहीं, विराट बनेंगे तो फिर उसका देखो भैया, आर्टिकल 7 ये कहता है कि जब पाकिस्तान बन गया तो कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान जाने के लिए मुकाबले थे, उन्होंने एडवांस बुकिंग कर ली थी 1 मार्च 47 को। मेरी बात समझना। फिर जब पाकिस्तान आजाद होके पूरा बन गया 14 अगस्त 47 को, तो वो पाकिस्तान चले गए। और जब पाकिस्तान गए तो उन्हें बुरा लगा, उन्हें लगा कि जो हम सोच के आए थे वैसा हमारे साथ व्यवहार नहीं हो रहा। उन्होंने कहा इससे अच्छा तो हमारा इंडिया था, हम वापस इंडिया लौट जाते हैं। जब वो वापस इंडिया आए तो वल्लभ भाई और नेहरू जी ने रोक दिया, बोले ना ना, अगर अब तुम्हारी भीड़ इकट्ठी इंडिया भागी तो जो संपत्ति है वहाँ तो सिविल वॉर हो जाएगा, लोग आपस में लड़ कर जाएंगे कि यार ये तो मेरी जमीन है। वो कहेगा मैं अभी 2 महीने के लिए छोड़ के गया, तेरी कैसे हो गई, आजा तलवारबाजी कर ले। तो बता था भाई नेहरू जी और वल्लभ जी को, तो उन्होंने अनुमति सिस्टम निकाला। अनुमति सिस्टम के तहत कि जब तुम्हें उधर से आना है तो पहले तुम 19 जुलाई 1948 तक आ जाओ, तो हम तुम्हें मान्यता दे देंगे अभी नहीं, लेकिन तुम 48 के बाद आए तो अनुच्छेद 6 वाली परिस्थिति लागू हो जाएगी, 6 महीने कैंप में रहो, तभी तुम इंडिया के नागरिक कहलाओ। यानी तुम्हें एहसास आया तुमने गलत नहीं है। विदाउट आगे बढ़े, इसीलिए मैंने तुम्हें ट्रिक लिखवाई है, ट्रिक। अब तुम समझो, वापस से एक बार रिवीजन करा दे रहा हूं तुम्हारा क्विकली वाला। मैंने तुम्हें ये बताया है, ये तो बताया ही है, इसके बाद भी बताया है। मुझे लग रहा है ट्रिक उसी में लिखी थी, इसी वाले पार्ट में। हाँ ये देखो आर्टिकल 5, देखो आर्टिकल 5 क्लियर है। भारत में जन्मे, डोमिसाइल बोलेंगे, या किसी भूभाग में जन्म लेते हो तो ऑटोमेटिकली नागरिक बन जाते हो, लेकिन डेट 26 जनवरी 1950 से पहले। आर्टिकल 6 कहता है पाकिस्तान बन गया है, तुम पाकिस्तान चले जाओ, और जो उधर खड़े थे बॉर्डर के इस तरफ, इधर आना चाहो आ जाओ। ये वाली सबसे अच्छी कंडीशन है। इसमें पाकिस्तान गए, फिर से वापस भारत आ गए, फिर से वापस आ गए, और जब गए और आए करे तो भैया तुम्हारे गए आने की वजह से इसके मैंने ये लगाया है, ये वाला, ये आना जाना लगा रहेगा, दुख जाएगा, समझे। तो भैया पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से वापस भारत आ गए, उसी के लिए आर्टिकल 7 की परिस्थितियां मैंने तुम्हें बताई हैं। और आर्टिकल 7 सीधी बात कहता है कि अगर तुम सेटलमेंट के लिए वापस आए हो तो आर्टिकल 6 वाले कैंप में समय बिताओगे, लेकिन तारीख 19 जुलाई 1948। क्यों? अब भी तुम में से कई लोग सोच रहे होंगे हमसे नहीं हो पा रहा है। मैंने पहले लिख दिया बेटा तुमसे ना हो पाएगा, इसलिए क्लास में एक्टिव रहा करो, बहुत अच्छे सुना करो। सर एक बार रिवीजन करा दो, कोई है ऐसा? कोई है ऐसा? अगला मीम तुम्हारे ही लोगों के लिए है, लो पकड़ो। ठीक है, अगला मीम तुम्हारे लिए है। चलो एक बार आर्टिकल 5, 6, 7 का पुनः रिवीजन कर लेते हैं और कम समय में अच्छे से। मेरी बात समझना, क्योंकि ये चीज यूपीएससी के अंदर भी, एसएससी में तो तथ्य रटनी होते हैं, लेकिन यूपीएससी में भी रट्टाफिकेशन काम आता है, तो बता रहे नहीं। अब ऐसे तथ्य जो डेट है 19 जुलाई से
क्या काम करेगा, रटनी पड़ेगी ना। 19 जुलाई की ठीक आई, नीचे 20 जुलाई, अब तो कहोगे ये शक्तिमान मेरी मदद करो, शक्तिमान मेरा गधी 19 जुलाई। समझे बात को? अब देखो इधर सामने मैंने ये बताया, एक तो ये अलग से कुछ प्रकाश आ गया, तो दिख रहा है कि नहीं, शायद लाइट। चलो मैं बोल दे रहा हूँ। आर्टिकल 5 में मैंने तुम्हें बताया था, ये आर्टिकल 5 से 11 काम करेगा 26 जनवरी 1950 से पहले, जब तुम्हारे दादा परदादा की जन्मतिथि की बात करेंगे, नागरिकता देंगे। आर्टिकल 5 में 3 परिस्थितियां थी, 3। पहला, जन्म से निवासी बनेगा अगर वो वहीं पैदा हो गया। अगर जन्म उसने वहीं पे लिया है तो एक चीज और भी चेक करी जा सकती है कि अगर उसके मम्मी या पापा में से कोई भारतीय है कि नहीं है। अगर ये दोनों परिस्थिति भी पैदा नहीं हो रही, नहीं चेक कर रहे, तो भैया 26 जनवरी 1950 से पहले 5 साल वो इंडिया में रहा हो। ठीक है, इसमें याद रखना, गांधी जी का रिपोर्टर और तमाम लोग भारत आए, रहे, नागरिकता बांटी, कोई दिक्कत। फिर आओ आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 के अंदर तुम्हें एग्जाम्पल याद रखना है कि पूरे क्लास को 2 हिस्सों में बांट दिया, और जब बांट दिया पूरे क्लास को तो भैया वही कंडीशन बन गई, पाकिस्तान का जन्म। इसमें डेट याद रखना, हमने कहा जो पाकिस्तान में बैठे हैं वो इंडिया आ जाओ, लेकिन आओगे तो इस तारीख तक, कट ऑफ डेट ये है। इसके बाद आओगे तो 6 महीने कैंप में रहोगे, कोई डाउट? फिर सर आर्टिकल 7, आर्टिकल 7 और मजेदार है। आर्टिकल 7 कहता है कि पाकिस्तान गए और पाकिस्तान में पिटे कुटे वापस इंडिया आ गए, यानी लौट के बुद्धू घर को आए, आर्टिकल 7 कहता है। और जब तुम लौट के घर को आए तो मम्मी ने तुम्हें सबक सिखाने के लिए कह दिया कि अगर तू 1 मार्च 1947 के बाद गया था तो तू 19 जुलाई 1948 तक वापस आ जा, और उसके भी बाद में वापस आता है तो भैया 6 महीने तारों के बीच में काट के आओ, कैंप में होके आओ, तभी भारत को लाएंगे। बात आई समझ? ऐसा उस समय नागरिकता बनाई गई थी। तो तुम्हें लग रहा होगा सर आज के समय में तो नागरिकता की परिभाषा बिल्कुल बदल गई है। हाँ जी, इसीलिए तुम्हें नागरिकता के जो संशोधित अधिनियम के अंदर बदलाव हैं मैं वो भी पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले मुझे तुम्हें ओरिजिनल बताने थे। क्यों? क्योंकि यूपीएससी और एसएससी आज भी खेलता है। एसएससी दे देगा आर्टिकल 5 में डोमिसाइल शब्द आता है कि नहीं, अब तुम टिक मार रहे हो। डोमिसाइल तो बनवाया था पिछले साल, स्कॉलरशिप के लिए पढ़ा होगा नहीं, तुम्हारा गलत हो जाएगा, तुम्हें समझना पड़ेगा। समझे बात को? अब आ जाओ, अब आर्टिकल 8। उससे पहले मैं एक तुम्हें कंडीशन से मिलवाता हूँ। कंडीशन, सर कंडीशन कैसी है तो सुनो। कंडीशन ये है कि ध्रुव के दोस्त रहते हैं अमेरिका में, मेरी बात समझना। ध्रुव के दोस्त अमेरिका में रहते हैं, लेकिन ध्रुव के दोस्त के पापा भारत में पैदा हुए, और इनके दोस्त के पापा भी अमेरिका चले गए। अब अमेरिका में उन्होंने बेटे को जन्म दिया, तो इनके दोस्त के पापा और उनका बेटा जो इनका दोस्त है वो दोनों लोग वहाँ अमेरिकी नागरिक बन गए। लेकिन कमाल की बात यह है कि इनके दोस्त के दादाजी भी भारत में पैदा हुए थे। मेरी बात समझना, आसान कर दे रहा हूँ। ध्रुव के एक मित्र हैं, वो अमेरिका में रहते हैं, उनके पापा भी अमेरिका के नागरिक हैं, लेकिन उनके दादा इंडिया के। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, और आसान कर दिया, चेंज कर दिया। तो इनका जो दोस्त है वो बोला यार मैंने अपने बारे में जब पता करा तो मुझे पता चला कि मैं भी इंडियन हूँ, मेरे दादा तो इंडिया के हैं, मुझे भी यार हम भी बनना चाहते हैं इंडिया के। तो इन्होंने कहा कि तू इंडिया का बनना चाहता है, तू 26 जनवरी 1950 से पहले पैदा हुआ है, तो एक काम कर, तू आर्टिकल 5 से 11 पढ़ ले, तुझे पता चल जाएगा। जब उसने पढ़ा उसे समझ में नहीं आया, तो उसने भाई मुझे फ़ोन किया, बोले अभिषेक सर आप ही बता सकते हो, आप ही पॉलिटी पढ़ा रहे हो। मैंने कहा कोई टेंशन की बात नहीं है, आर्टिकल 8 तुम्हारे जैसे लोगों को नागरिकता देता है। बोले कैसे? मैंने कहा तुम इंडिया आ सकते हो? बोले नहीं जी, 2 साल से पहले वीज़ा नहीं मिलेगा, मेरा जब तक कोर्स पूरा नहीं हो जाता, जब मैं नौकरी करने आया हूँ तो मुझे नौकरी वाला मालिक छुट्टी नहीं देगा। मैंने कहा परेशान मत हो, अमेरिका में भारत की एक जमीन है जिसे एम्बेसी बोलते हैं, भारत की एक जमीन है जिसे एम्बेसी बोलते हैं, वहाँ जाओ, कागज लेके जाओ अपने दादाजी का, और उन्हें बताओ मेरे दादाजी भारत के इस मोहल्ले में रहते थे, मैं भी भारतीय हूँ, मेरा पंजीकरण कर दो। यानी कि आर्टिकल 8 का मतलब जो आर्टिकल 5 में छूट गए, आर्टिकल 6 में छूट गए, आर्टिकल 7 में छूट गए। क्यों? क्योंकि जिस दिन नागरिकता बंट रही थी वो विदेश में थे, उनके लिए हमने प्रावधान निकाला अनुच्छेद 8 का। पढ़ो, अनुच्छेद 8 कहता है कि जो व्यक्ति स्वयं, उसके माता पिता दादा नाना या नानी में से कोई भी भारतीय, इसको भूल जाओ, इसका कोई रोल नहीं, भारत में जन्मा हो या भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर पर, मामूली तौर का मतलब नौकरी काम। अब यहाँ तुम्हें एक चीज़ और समझ में आनी चाहिए, तुम्हें गवर्नमेंट ने देश आज़ादी के बाद आईबी में भर्ती कर ली इंटेलिजेंस में। अब तुम घूम रहे हो इजराइल, तुम घूम रहे हो रशिया,
और तुम्हारे बच्चे को नागरिकता देने की बारी आई तो भैया सरकार से सामने सरकार कह रही हम तो तुम्हें जानते नहीं। तो इस बेसिस पे बहुत से अंडर कवर एजेंट को नागरिकता मिलती है। पहले 26 जनवरी 1950 से पहले, अब रूल बदल गए। कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दिक्कत? यहाँ तक बात समझ में आई? बात समझ में आई? चलो 3 क्वेश्चन पूछता हूँ, क्लियर हो जाएगा। आप बताओ, आपका दोस्त अमेरिका में रहता है, उसके बाबा भारत में कभी रहते, कौन से आर्टिकल के तहत नागरिक बनाओ? आर्टिकल बस। डोमिसाइल कौन से आर्टिकल में? डोमिसाइल निवास कौन से आर्टिकल में पढ़ने? मुस्कुराओ। अरे वाह, आज राहुल 5 बारी अपनी से लेके खाएगा। चलो आर्टिकल 6 क्या कहता है बताओ? माइग्रेशन सबबास। आर्टिकल 7 क्या कहता है? 7 कौन सी कहावत सही बैठती है कि भैया एक बार पाकिस्तान गए फिर वापस भाग के आ गए? कौन सा अनुच्छेद? रिवर्स माइग्रेशन आर्टिकल 7। इनके दोस्त को, अवनीत के दोस्त को सऊदी में रहते थे, लेकिन इन्हें पता चला उनके नाना जी में वो भारतीय हैं, क्या उसे नागरिकता मिल सकती है? कौन से अनुच्छेद में? अब ध्यान से सुनना, गोल्डन क्वेश्चन, जिसने सब ध्यान से सुना है वही आंसर करेगा। आपसे पूछूं, आपकी दोस्त का जन्म हुआ है 11 जुलाई 1992 और वो अमेरिका रहती है, उसे पता चला उसके नाना इंडियन है, क्या वो नागरिकता ले सकती है आर्टिकल 8 से? बिल्कुल गलत जवाब। पैदा कब हुई है वो? 1992। मैं बात कर रहा हूँ 1950 तक की। अरे मेरे सोते हुए छोटे भाइयों में वो नागरिकता अधिनियम से लेगा, लेकिन बहुत दिन तो मैं पढ़ाऊंगा, इसलिए मैंने इन्हें कंफ्यूज करने के लिए इसी वाला गेट मिला, गेट 1992 और ये भटक नहीं, समझी? इसीलिए हमें भटकना नहीं है, हमें एक ही नाव पे रहना है। कोई डाउट, कोई दिक्कत? हंसते अच्छा होता है। चल समझ में आया? नागरिकता समझ आ गई? चलो भैया, ये रही तुम्हारी एम्बेसी। देखो एम्बेसी, जब तुम यूपीएससी में डीएम ना बन पाओ और तुम्हें लगे मुझे डीएम साहब से ज़्यादा पावर चाहिए कि जिस दिन मैं फ़ोन करूं मैं अमेरिका से आ रहा हूं G20 मीटिंग अटेंड करने, तो तुम्हें गाड़ी रिसीव करने जाए ब्लैक कमांडो, तो तुम आईएफएस ऑफिसर बन जाए। आईएफएस का मतलब इंडियन फॉरेन सर्विसेज। तुम्हारी वैल्यू उतनी हो जाएगी जितनी देश के पीएम के बराबर होती है, समझ रहे हो? क्योंकि जब तुम आओगे तो तुम पीएम साहब के सामने तो हाथ पीछे करके यस सर कहोगे, लेकिन उससे पहले तुम्हारी क्या वैल्यू होगी और क्या चार्म है। अब ऐसे लोग जो आईएलटीएस निकाल के विदेश नहीं जा पाए हैं, वो यूपीएससी से आईएफएस बनो योजना के तहत बन सकते हैं विदेशी और ला सकते हैं विदेशी मंगेतर को यहाँ। जनरल वाले 32 साल तक 6 अटेम्प्ट में, ठीक है, समझे? चलो भैया अब और समझो। आर्टिकल 9, इस आर्टिकल 9 को अंग्रेजी में लिखोगे तो NO लिखोगे ना, तो मैं अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। एक दिन प्रिंस ने मेरे पास फोन करा, अभी सच की बात, सच घटनाओं पे आधारित, अब तो मैं 3-4 बार आ चुका हूँ ना, तो प्रिंस ने मेरा नंबर निकाल दिया। प्रिंस ने रात के 2 बजे फोन करा रोते हुए, सर इंडिया बहुत खराब देश है। मैंने कहा क्यों? बोले मुझे पासपोर्ट नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा पर तुम्हें करना क्या है? बोले मुझे दूसरे मुल्क जाना है। मैंने कहा क्यों जाना है? बोले सर मेरी इच्छा है कि मैं अमेरिका घूम के आऊँ। मैंने कहा तो कोई बात नहीं, तुम्हारा पासपोर्ट मैं इशू करवा देता हूँ, मैं सरकार को पत्र लिख लेता हूँ एक लॉयर होने के नाते। मैंने इन्हें नागरिकता, तो मैंने इनको पासपोर्ट की बात तो कर दी, सरकार ने पासपोर्ट देने के लिए राजी हो गए, लेकिन ये थोड़े नालायक निकल गए। कैसे नालायक निकले? ये अमेरिका गए तो इन्होंने अपना नंबर बंद कर लिया और पता चला अमेरिका की एक महिला से शादी करके वहां के परमानेंट निवासी हो गए, ग्रीन कार्ड मिल गया है। अब मेरी बात सुनना, इंडिया वालों ने मुझे फोन करा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, हाँ जी तुमने गारंटी ली थी, प्रिंस कहाँ है? तो मैंने कहा प्रिंस वहाँ है, उसको बुलाओ। बोले नहीं बुला सकते। मैंने कहा क्यों? बोले क्योंकि भारत की नागरिकता खत्म। मैंने कहा ऐसे कैसे खत्म? बोले बेटा जिस दिन उसने अमेरिकी महिला से शादी करके ग्रीन परमिट लिया, भारत की नागरिकता अपने आप खत्म हो गई। बात आई समझ में? यानी कौन सा अनुच्छेद है जो तुम्हें एकल नागरिकता के बारे में बताता है? आर्टिकल 9 साफ लिखता है यदि किसी व्यक्ति ने दूसरे देश की नागरिकता अर्जित की तो तुम्हारी भारत की नागरिकता अर्जित सिंह बन जाएगी, यानी तुम्हें दुख में रुला देगी। चलिए तो तुम अर्जित करने से पहले अर्जित सिंह का ध्यान कर लेना, समझे राहुल? आज राहुल मोहल्ले में जाग पाएगा, हटाया से नागरिकता पढ़ के आया। अब तक राहुल के दोस्त कहेंगे अब तो जे बड़ो आदमी हुए नागरिकता पढ़ लो। चलो भैया अब देखो आर्टिकल 9 का मीन समझो। आर्टिकल 9 में भारतीय भैया ये बहुत बड़े पॉप सिंगर इन्होंने कहा लंदी लाहौर दी चल्दी पाकिस्तान, तो हमारे गांधी जी बोले नो, NO नो, आर्टिकल 9, क्योंकि मैं जिस दिन तुम्हारे लाहौर चला गया और मैंने कह दिया मुझे भी लाहौर पसंद है, यही रहना है, उस दिन मेरी नागरिकता चली जाएगी भारत की। तो हमारे प्यारे गांधी जी ने कह दिया अपने काम से काम रखो।
क्योंकि दिल है हिंदुस्तानी। समझे? बात आई समझ में कि नहीं? गुड। अब समझो तुम आर्टिकल 10 को मेरे तरीके से। एक दिन मैं, रोली मिश्रा यही नाम है? अच्छा क्या नाम है? हाँ नाम तो बताइए। मयंक वाल्मीकि? क्या? मुझे नहीं सुना, मैं ऊंचा सुनता हूँ। हाँ जोर से आप बता दो क्या नाम है इनका? महक। एक दिन महक जा रही थी रास्ते में आरटीओ ऑफिस, ध्यान से सुनना, और मुझे महक मिली रास्ते में, पीलीभीत आरटीओ ऑफिस जा रही थी। तो मैंने महक से कहा महक कहाँ जा रही हूँ? बोली सर आपको नहीं पता क्या? मैंने कहा क्या? बोली ये जो ड्राइविंग लाइसेंस बनता है ना, इससे पहले एक टेम्पररी लाइसेंस मिलता है आजकल 6 महीने या साल भर के लिए, जो भी हो 6 महीने के लिए। तो महक ने कहा कि मैं ये 6 महीने वाला लाइसेंस ना रिन्यू कराने जा रही हूँ और अब मेरा परमानेंट लाइसेंस बन जाएगा। इतनी बात हम दोनों को करते हुए करण ने सुन ली। अब करण तुरंत घर गए और करण ने अपना निवास प्रमाण पत्र उठाया और मुझे रास्ते में रोक के बोले क्या मुझे बेवकूफ़ समझते हो? मैंने कहा नहीं करण। बोले तुमने महक से कहा कि जाके रिन्यू कराओ, मैं भी अपना डोमिसाइल पत्र लेके आऊँ, मैं भी अपनी नागरिकता रिन्यू कराऊंगा। तो मैंने कहा करण तुम क्लास के समय सो रहे थे। बोले क्यों? मैंने कहा बेटा नागरिकता जिसे एक बार मिल गई उसे कभी रिन्यू कराने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारा आधार कार्ड, पैन कार्ड तुम जानो कि रिन्यू हो या नहीं हो, पासपोर्ट रिन्यू हो कि नहीं हो, कॉलेज की फीस रिन्यू हो कि नहीं हो, इंश्योरेंस रिन्यू हो कि नहीं हो, लेकिन तुम्हें एक बार नागरिकता मिल गई और जब तक तुमने खुद से नागरिकता त्याग नहीं दी दूसरे देश की लेके, तब तक नागरिकता कभी रिन्यू नहीं होती है। यही बात आर्टिकल 10 कहता है। कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट? बताओ कोई समस्या? एक भी आर्टिकल में कोई डाउट है पूछो। सारी परिस्थितियां 26 जनवरी 1950 से पहले तक लागू, नियम बा शर्तें लागू, उसके बाद की परिस्थितियां अभी समझेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट? क्या हुआ? लगती लाहौर थी क्या? क्या क्या कह रही है? क्या लास्ट वाला? हाँ आर्टिकल 10 रिपीट कर दूं? अभी कर रहा हूँ, पहले हम मम्मी। हाँ दो पूछो। मैं अभी एक बिस्तर लेने गया था, ऐसा वाला बिस्तर था सर, वहाँ पे मैं अपना निवास लेके गया था, तो उन्होंने सर एक भी कहा कि 5 साल से हो चुके हैं, नया लेके आओ। इनका सवाल बहुत वैलिड है, उसके पीछे आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो रिन्यूअल नहीं है, वो डिजिटलाइजेशन है। यानी जो पहले निवास चलते थे उसमें जो अंक आते थे वो 12 अंक की जगह कम अंक के आते थे, जिसका कंप्यूटर पे रिकॉर्ड नहीं है। अब सारी चीजें सरकार ने डिजिटल कर दी हैं। वो आपकी नागरिकता को रिन्यू या बदलेंगे नहीं, वो आपसे वो कागज मांग रहे हैं जो ऑनलाइन सिस्टम पे नए तहसील की व्यवस्था में चढ़ गया हो। बेटा और कोई समस्या? मेरे भी कागज रिन्यू हुए ना रेवेन्यू इंस्पेक्टर के, तो अभी मुझे जाना है नवंबर में, तो मैं नवंबर में कागज लेके जाऊंगा, तो मैंने भी बन पाया। तो मैं वहाँ गया था, मैंने कहा नागरिकता का रिन्यू होता है? तो वो मुझसे क्लर्क कह रहा है हमें नहीं पता। मैंने कहा मुझे पता नहीं होता। कोई डाउट? और कोई सवाल? मास्टर तुम्हारा बहुत पढ़ा लिखा है, कुछ पूछना है पूछो। हाँ पूछो। अब कई बच्चे ये सोच रहे हैं सर हमारा एक रिश्ता भी चल रहा है वो भी रिन्यू होगा? हाँ भैया उसे शादी में बदल लो, और शादी का रिश्ता रिन्यू मत कर लेना, शादी करते कराते किसी और से कर लो। ऐसे रिन्यूअल पे अनुच्छेद ये वाला लागू नहीं होता, फिर तुम्हारे लिए नया अनुच्छेद है आपराधिक मामले। चलो समझ गए? अब वापस आ जाओ। लास्ट में अंशिका ने पूछा, हाँ पूछो क्वेश्चन, पूछो किसी ने सर बोला, उसके बाद सही है हो गया। हाँ आप भारत के अगर नागरिक हैं, आप दूसरे देश में 180 दिन तक रह सकते हो। 181वां दिन लगते ही आप हो जाओगे NRI भारत का नागरिक ही होता है। लेकिन जो 182 दिन यानी 180 दिन पूरे कर चुका और 182वां दिन है उस दिन इंडिया में नहीं पाया गया तो उसे NRI बोलते हैं, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार है। आमतौर पर सभी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज एक्टर के NRI का मतलब जो इसके बारे में ग्रीन वो ग्रीन कार्ड लिखा है, तुमने नोटिस नहीं करा होगा, मैंने अच्छा नीचे इसके अंदर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अंशिका के लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। आर्टिकल 10 ये कहता है कि तुम्हारी नागरिकता रिन्यू नहीं होती। हर 5 साल में तुम्हें कहीं किसी सरकार के पास जाके ये नहीं बताना है कि मैं भारत का नागरिक हूँ। ये देखो सर शाहीन बाग वाला कांड, वो बेटा शाहीन बाग वाला वो पढ़ेंगे, कोई अलग स्थिति है। कागज नहीं दिखाएंगे या दिखाएंगे भी तुम आज समझ जाओगे कि कागज किसे कह रहे हैं और किसे नहीं कह रहे हैं। अभी तो तुम्हारे दिमाग में वो चीज क्लियर ही नहीं है तो पता ही नहीं, बेस बना रहा था। चले आगे। आर्टिकल 10 में अंशिका नागरिकता कभी रिन्यू नहीं होती।
चाहे आप कोई और कागज हो, आप कॉलेज की फीस हर साल भरते हो, लेकिन नागरिकता एक बार मिल गई तो हर साल जाके कहीं अप्लाई नहीं करूँगी, अब आप नागरिक हो तो हो गए। इसीलिए अगर किसी भारतीय मम्मी पापा के बच्चे में जन्म होता है तो उससे कह दिया गया है कि तुम जल्दी से जल्दी जन्म प्रमाण पत्र बनवा लो। क्यों? अगर तुमने जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाया और देश में कोई नियम बदला तो फिर तुम्हारे बच्चे की नागरिकता पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कुछ लोग कहते हैं दिखा दो, घर में ही जन्म दे, घर वाले दिखा दो। बढ़े आगे सर, आर्टिकल 11 रह गया 11, तो आर्टिकल 11 तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ही नहीं सर, पैसे पूरे लिए हैं तो आर्टिकल 11 तो हम पढ़ के मानेंगे। तो आर्टिकल 11 मैं तुम्हें पहले ही पढ़ा चुका हूँ। आर्टिकल 11 में सिर्फ एक लाइन लिखी है बड़ा प्यारी कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो सर आपने जो है आर्टिकल 11 के आगे क्या लिख दिया, ये बेटा बॉलीवुड की लाइन है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, बॉलीवुड में गाना था इसीलिए मैंने बॉलीवुड लिखवाया कि आर्टिकल 11 में बाबा साहेब संसद को ये आदेश दे रहे हैं कि हम तो जा रहे हैं, देश भी जा रहा है, आगे नागरिक बदलेंगे, दूसरे देशों से संबंध बनेंगे, एक देश तुम पे आतंकी हमला करेगा, लेकिन तुम्हें नागरिकता के नए नियम में बदलाव करते रहना है। तो अनुच्छेद 11 में साफ लिखा है नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति सिर्फ विदाउट कंसेंट, समझे? आगे बढ़े, शाबाश। करण कोई डाउट? रेहान कोई डाउट? सर नागरिकता ना त्यागी कैसे जाएगी, त्यागी अभी पढ़ रहे हैं, नागरिकता कैसे त्यागी जाएगी, पहले ये समझ लो। अनुच्छेद 11 में संसद तुम्हें नागरिकता दे भी सकता है तो तुमसे नागरिकता ले भी सकता है, क्लियर हो गया? अब अनुच्छेद 5 से 11 को 26 जनवरी 1950 की डेट तक याद रखो, बाकी भूल जाओ। अब बात करते हैं कि तुम, मैं, इधर क्या नाम है, आमरीन, हाँ आमरीन के पापा, आमरीन के पापा के दोस्त, उनके दोस्त की बेटी, इन सबको नागरिकता कैसे मिली, इस बारे में बात करेंगे। नागरिकता अधिनियम 1955 से, उससे पहले तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज और बता दूं कि भैया तुम्हारी नागरिकता अधिनियम जो है वो 9 बार बदल चुका है, 9 बार, और हर बार बदलने के पीछे कोई ना कोई कारण था। एक हिंट दिए देता हूं, सुझाव। सबसे पहले ओरिजिनल नागरिकता अधिनियम कब बना, फिर कब बदला? 9 बार। एसएससी ये भी पूछ ले, कुछ नहीं पता, ये तथ्य है कि नागरिकता अधिनियम कितनी बार बदला है, ये अच्छा क्वेश्चन है। हो सकता है एसएससी का कोई वीडियो देख ले, फिर वो वीडियो से ज्यादा मीम देखेगा। चलो, तो 9 बार नागरिकता बदल चुकी है, लेकिन आखिरी बार नागरिकता बदलना सरकार को बड़ा भारी पड़ गया, विवाद हो गया, जिसकी वजह से शाहीन बाग और ये सब हो गया। लेकिन जब मैंने नागरिकता के बारे में पूछा था तो पीछे से एक बच्चे ने कहा था सर नागरिकता ना 4 तरीके से दी जाती है, एक पंजीकरण, एक ऐसे करके। तुमने 4 तरीके तो बताए, वो 5 तरीकों में से 4 थे। टोटल तरीके नागरिकता अधिनियम में जो लिखे हैं मैंने उसकी ट्रिक भी बना दी है, वो है 5, और तुम सभी को पसंद होंगे। ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड चप्पल, ब्रांडेड गुरुजी, ब्रांडेड बहू को ब्रांडेड पति, ब्रांडेड जहाज। तो भैया तुम्हारी ट्रिक ही ब्रांड मैंने लिख दी है, लिख लो। सर पहला वाला नहीं दिख रहा, अब दिखेगा, देखा? इसे इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख लेना, क्योंकि ब्रांड बी अंग्रेजी में लिखा है, तुम कहोगे हिंदी वाला कवर्ड नहीं है, इसकी ट्रिक है ब्रांड। सर हमारा जन्म कैसे हुआ? तुम्हारा जन्म इन्हीं 5 में से किसी के अनुसार तुम्हें नागरिकता देगा अभी यही बैठे बैठे। और सीमा हैदर की नागरिकता तुम मुझे खुद बताओगे कि रद्द करें कि दे दें, कोई नहीं। पहला लिखो बाई बर्थ, जन्म से, बाई बर्थ, जन्म से, बाई बर्थ, पहला वाला, जिसे बी, ये बी आर ए एन डी दिख रहा है ना, मैं खुद ही बोल दे रहा हूँ। पहला है बाई बर्थ, जन्म से, बाई बर्थ। दूसरा वाला बोलना, पहला वाला देखा, बाई बर्थ। आप बाकी लोग तुरंत फोटो कॉपी में सीख लेंगे, इसी के साथ पता ही मत देना, लाइक कर ले, पहला बाहर मिलते हो। पहला है बी से, बाई बर्थ, जन्म से। दूसरा आर वाला लिख लो भैया, रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण, आर से रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण। दूसरा तरीका रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण। इसलिए लिखवा रहा हूँ कि तुम क्लास में टाइप चलाओगे, याद हो जाएगा। जैसे तुम इंस्टाग्राम पे चलाते हो, फिर 1 साल बाद लड़ते हो, तुमने उस दिन कही थी कि तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे तो ऐसा करोगे, और 1 साल वाली बात तुम्हें क्यों याद रहती है? क्योंकि तुम इंस्टाग्राम पे लिख देते हो। सर आपको सब पता है। चलो भैया ए से लिखो, ए से सबसे इंपॉर्टेंट एक्विजिशन,
सर स्पेलिंग भी बोल दो, बड़ा कठिन है। ए सी लिखो भैया, एक्विजिशन, ACQUI, ACQUISITION, एक्विजिशन। फिर से बोल रहा हूँ, ACQUISITION, इसका मतलब होता है अधिग्रहण। अगर हमारी इंडिया चाइना पे कब्जा कर ले, पाकिस्तान पे कब्जा कर ले, तो वहां के लोगों को क्या भगा दोगे? उन्हें भी तो नागरिकता दोगे, नागरिक बनाओगे? बताऊंगा कैसे? बता रहा है कि नहीं? क्लास में बढ़िया है? आज मुझसे पूछ रहे थे, विभाग वाले बच्चों से पूछ रहे हैं, टीचर को नहीं बदलना है क्या? आगे से आवाज नहीं आ रही, हाँ बदलिए। चलो ठीक है। अच्छा, अब इसे कह रहा है बिल्कुल नहीं बदलने का, हम तो कह रहे हैं और भी कैसे पढ़ाओगे? चलो ठीक है, आगे अगला लिखो, एक्विजिशन के बाद यानी अधिग्रहण के बाद एन से लिखो, एन सबसे प्यारा है, नेचुरलाइजेशन। नेचुरल वर्ड होता है NATURAL। नेचुरल का मतलब यहाँ पर जो लिखा है वो है देशीकरण, नेचुरलाइजेशन। पहले नेचुरल लिखो, फिर उसके बाद ISATION जोड़ दो, नेचुरलाइजेशन। जैसे डिजिटलाइजेशन ऐसे नेचुरलाइजेशन, देशीकरण, देशीकरण, देशीकरण। और ये जो देशीकरण है ना, इसी में सीमा हैदर पढ़ाऊंगा, तो मजा आ जाएगा। सर सीमा हैदर तो मोहल्ले की नहीं। अगला लिखो डी, डी से लिखो डिसेंट यानी वंश, DESCENT, DESCENT, डिसेंट का मतलब वंश, ब्लड से, खून से। अभी हमने खून वाला रिश्ता पढ़ा था, आर्टिकल 5 से 11, वो सब भूल जाओ। वो 26 जनवरी 1950 में जो पैदा हुआ उससे पहले उस पे था, लेकिन अब जो लोग खून से पैदा हो रहे हैं, मतलब उनके दादाजी भारत में, बच्चा अमेरिका में रह रहा है, तो कैसे नागरिकता मिलेगी वो मैं बताऊंगा। बताओ, 5 लिख लिए, इसे बोलते हैं ब्रांड, BRAND। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या? क्या नाम है? अच्छा चलो भैया, पहला वाला पढ़ेंगे हम। ब्रांड की जगह सबसे पहले बाइबल। इसका सबसे प्यारा अल्टरनेटिव है, सुनो। दिख रहा है या जूम करूं? थोड़ा जूम कर देना। अब ध्यान से समझना। सर आपने ना इतनी सारी तारीखें लिखवा दी हैं कि हमें अब समझ नहीं आ रहा कि हम नागरिकता पढ़ रहे हैं कि कोर्ट कचहरी की तारीखें पढ़ रहे हैं। सुनो, एक वकील तारीखों से ही प्यार करेगा। देखो यहाँ पे सर आपने इसमें 3 डेट आएंगी, एक ही सेक्शन में 3 डेट आएंगी, लिख लेना, समझ लेना। सर ये जो अधिनियम है आपने बताया, ये 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी व्यक्ति भारत में पैदा हुआ है उस पे काम करेगा। हाँ जी, तो सबसे पहले इसमें जो डेट आएगी वो 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म होना चाहिए भारत की मिट्टी पर। अब समझो, 26 जनवरी 1950 के बाद कोई भी व्यक्ति इंडिया में जन्म ले, उसके माँ बाप अमेरिका के हों, फ्रांस के हों, रूस के हों, लेकिन वो जन्म ले इस तारीख तक, तो इस तारीख से इस तारीख के बीच में, मेरी बात समझो, क्योंकि ऊपर से जा रहा है, फिर से कंसंट्रेशन। एक पते को ऑक्सीजन ले रहे हो वो भी स्लो कर दो, इधर देखो, मर मत जाना इसको सीधा, देखो इधर। 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 87 के बीच जो लोग पैदा हुए हैं उनके मम्मी पापा रशिया के हों, चाहे यहाँ पार्क में घूमने आए हो, चाहे फ्लाईओवर देखने आए हो, अगर तुम्हारा जन्म पूरनपुर, बरेली, बिलसंडा, भोपाल, पटना कहीं भी हो गया तो तुम्हें 1 जुलाई 1987 की तारीख तक ऑटोमेटिकली भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, कंडीशन पर। कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट? फिर से समझो, 26 जनवरी 1950 के बाद 1 जुलाई 1987 के बीच में जिसका जन्म हुआ, आप में से किसी के बड़े भाई या पापा इस डेट में फंस रहे होंगे या चाचा फंस रहे होंगे, तो अगर वो 26 जनवरी 1950 के बाद है, 1 जुलाई 1987 से पहले के हैं, तो उन्हें जन्म से नागरिकता मिल गई है। लेकिन सर 87 के बाद ना आपका ये जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला वो आतंकवादियों को पता चल गया, तो आतंकवादी अपनी मैडम से कहते थे आओ बेगम चल रहे हैं भारत घूमने, और फर्जी पासपोर्ट वीजा लगाते थे और भारत की सरजमी पे कहीं भी बच्चे की डिलीवरी करा जाते थे। मेरी बात समझना, क्योंकि 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक हमने माँ बाप की तो बात ही नहीं करी। हम तो कह रहे हैं तुम मिट्टी में जन्म लो भारत की, भारत में जन्मे भारत के हो गए। ये स्कीम पता चल गई आतंकवादियों। पाकिस्तान से हस्बैंड और वाइफ आए
उन्होंने पूरे 9 महीने होने वाले थे, 8 महीने 28 दिन वहां काटे और दूसरे दिन यहाँ आए। अगले दिन बच्चे की डिलीवरी हुई, बच्चा बन गया भारतीय नागरिक। फिर बच्चे को यहाँ छोड़ दिया किसी के पास और एक दिन 18 साल का बच्चा हो गया। उससे फोन करा, बोले हम तुम्हारे अब्बू बोल रहे हैं पाकिस्तान एम्बेसी से। मकसद याद, यहाँ तो बच्चा टेररिस्ट बन गया उसी समय। उसे पता चला मेरे अब्बू वहाँ, मेरे पापा वहाँ, वो निकल रहे हैं आईएस के एजेंट। तो इस वजह से आतंकी गतिविधियां बहुत बढ़ गई। सरकार ने 55 वाले कानून में 1987 में तुरंत चेंज करा और चेंज करने के बाद कंडीशन दे दी। अब कंडीशन चेंज कि 87 के बाद जो भी बच्चा पैदा होगा उसके मम्मी या पापा में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। कंडीशन समझे कि नहीं? आप च्युइंगम खा रही थी, बड़ा एक्टिव थी, क्या हो गया, नींद आ रही है? बेटा यहाँ ऐसा ही है, 100 के 100 में से सबका दिमाग लग जाए तो रिजल्ट तो 100% चला ही जाएगा। लेकिन लगाओ, ये चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है। आज बच जाओगे, 3 महीने बाद किताब खोलोगे, फिर कहोगे उसी आदमी से पढ़ लेते, कम से कम जोक तो डाल रहा था। पढ़ना है, बचोगे नहीं। प्रोसेस यही है, एसएससी, यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस, कुछ भी पढ़ना तुम्हें यही है। चाहे रो के पढ़ो, चाहे गुस्से होके पढ़ लो। मैं भी पढ़ के आंखें सुजा के आया, तो समझे? तो सर 87 तक स्कीम जो है वो फेल हो गई क्योंकि 26 जनवरी 1950 के बाद क्या हुआ कि आतंकी गतिविधियां बढ़ गई और 1 जुलाई 1987 के बीच में जो पैदा हुआ वो ऑटोमेटिकली नागरिक बन गया। अब ये स्कीम आतंकवादी को पता चली, पाकिस्तान से हस्बैंड वाइफ बैठे और बच्चा पैदा करा गए इंडिया की समझौता ट्रेनिंग। अब भैया बोलते हैं इंडिया का नागरिक, इंडिया का नागरिक है तो इंडिया के स्कूल में पढ़ेगा, उसे माइनॉरिटी राइट्स मिलेंगे, सस्ते में पढ़ लेगा, चीजें ले लेगा, धर्म में घुल मिल जाएगा। और फिर हम एक दिन कहेंगे बेटा हट जाओ, बोले पापा हट जाओ मतलब, बोले बेटा यही तो मकसद, बात आई समझ में कि नहीं? अब ऐसे आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए, इधर सुनो अभिषेक और आप, इन सभी गतिविधियों को रोकने के लिए 87 में हमने लॉ चेंज करा और हमने डेट बनाई कि 2004 से पहले। अब सर ये 2004 कहाँ से आ गई? क्यों? क्योंकि आतंकवादियों ने फिर तुम्हारी स्कीम समझ ली और आतंकवादी कुछ और करने लगे तो सरकार को फिर बदलने पड़े। तो एक बात समझ रहे हो कि नहीं? आर्टिकल 11 में संसद को शक्ति देना कितना जरूरी था। आतंकवादी तुम्हारे यहाँ की नागरिकता नहीं, पागल हुए पड़े हैं और अगर तुम नागरिकता को कठिन नहीं बनाओगे, बदलोगे नहीं, तो सारे के सारे आतंकवादी तुम्हारी नागरिकता नहीं लेंगे। इसीलिए सरकार ने 2004 में नागरिकता में फिर से संशोधन किया और 3 दिसंबर 2004 यानी 1987 से 2004 के बीच में जो भी बच्चा पैदा हो रहा है उसके मम्मी या पापा में से कोई एक भारतीय हो तो चलेगा, लेकिन तार फांद करके ना आए हो, यानी अवैध रूप से ना आए हो। कोई डाउट? 2004 1987 से 2004 के बीच में बंदी कि तुम्हारे मम्मी पापा में से कोई एक भारतीय हो और इलीगल तरीके से भारत में ना घुसे। तो सर 2004 के बाद क्या बदला? नहीं, 2004 के बाद यही स्थिति चल रहा है। अब सवाल का जवाब दो। सीमा हैदर पाकिस्तान से बैठी सऊदी से नेपाल से इंडिया आ गई। उन्होंने ना कोई वीजा लगाया ना कोई पासपोर्ट लगाया। क्या तुम उन्हें भारत की नागरिकता दे सकते? नहीं दे सकते। दूसरा सवाल, सीमा हैदर अवैध तरीके से घुसी है। कैसे घुसी? अवैध। और सुनो, अगर सीमा हैदर अभी अपने साथ तो 4 बच्चे एडवांस में लाई है, ये तो पता है कि नहीं? मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा बच्चों को कैसे लाइन पार कराई होगी। खुद तो समझ आता है भैया पुलिस की लाइट पड़ रही बॉर्डर पे, तुम ले भी तुमने कहा आई डोंट नो देखना चाहे, बच्चों कैसे समझाया होगा तुमने? बच्चे तो इतने मासूम होते हैं। अब उन्हें तो तेरी बात नहीं होगा पीछे तो पबजी वाले सचिन की बात चलना बैठे पीछे करेंगे। और बच्चों का मैं मान रहा हूँ कि तुम खुद तो आई और क्या तुम्हारे अंदर इंटेलिजेंस है कि तुम 4 बच्चे भी ले आई। अब जब तुम 4 बच्चे भी ले आई हो और मान के चलो उनकी और सचिन की शादी हो जाए और एक बच्चा और पैदा हो जाए, तो क्या उस बच्चे को, ध्यान से समझो इधर आगे बात नहीं फोन तो ध्यान दीजिए, ठीक है? कुछ है तो बताइए, कोई इमरजेंसी? ध्यान से देखो, ये चीज मिस कर दोगे तो नहीं समझ आएगी। किताबों में नहीं लिखी है, लॉ पढ़ने पड़ेंगे, तुम्हें कोई नहीं पढ़ाएगा। वेरी सॉरी टू से। सुनो, 2004 1987 की दोनों डेट में से जरा एक चीज पकड़ो, सीमा हैदर का जो बच्चा जन्मेगा सचिन के साथ, वो 2004 के बाद जन्मेगा। अगर हम कहें कि उसके बच्चे का जन्म भारत की मिट्टी पे हो रहा है, तो सर आपने बताया कि मम्मी या पापा में से कोई एक भारतीय हो, नागरिकता मिल जाए, लेकिन एक कंडीशन और है कि दोनों में से कोई भी एक अवैध तरीके से भारत में ना आया हो। तो अब सीमा हैदर ने ना सिर्फ अपनी नागरिकता खतरे में डाल ली, अगर बच्चा भी हो गया सचिन और सीमा के, तो उसे नागरिकता नहीं। कोई डाउट? कंडीशन समझ रहे हो? एकदम प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, कोई अखबार नहीं देगा।
वो बच्चा देता हुआ मुझे टांगे उसके बाद बच्चे को नागरिकता मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने पूछा उस बच्चे को नागरिकता अवैध रूप से अभी जहाँ उसकी माँ है पाकिस्तान के लॉ देखने पड़ेंगे, लेकिन इंडिया वाले साफ मना कर देंगे ये बच्चा हमारी जमीन पे है, पाकिस्तान को भेजने के वापस भैया तुम जाओ, तुम्हारे अंदर जो नागरिकता के नियम है वो अपने लागू करना, हमारा नहीं है, क्योंकि ये आएंगे तार पार करके, ये खेलती थी पबजी और आगे घर पे बनाने सब्जी। ठीक है, चलो भैया, तो ऐसा आनंद तुम्हें आ रहा होगा। अब एक और समझो, अच्छा इसकी बैटरी लो है, कोई बात नहीं, चार्जिंग पे लगाते हैं मेज उधर करके। उससे पहले ये सुनो, वंश वाला, ये वंश वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है। वंश वाला ये है, ध्यान से समझना, अगर कोई व्यक्ति सेम कंडीशन अनुच्छेद 8 की तरह है, लेकिन इसमें भी उन्होंने एक डेट दे दी है और वो डेट दे दी है 10 दिसंबर। इसमें तुम्हें बस इतना याद रखना है कि अगर किसी काम के सिलसिले में आप चले गए बाहर और आपके पापा रह गए यहाँ पे, आप विदेश गए, आपने विदेश में पढ़ाई पूरी करी, अच्छी कंपनी में नौकरी करी, शादी करी किसी अमेरिकी महिला से और बच्चे का जन्म हो गया, तो कुछ नहीं, आप उसे भारतीय बना सकते हो। वो कैसे बना सकते हो? इस नियम के जरिए, क्योंकि उसके अंदर जो ब्लड है वो उसके पापा का है और उसके पापा के अंदर जो ब्लड है वो इंडिया वाले पापा का है। तो इस बेसिस पर वो बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ, लेकिन तुम उसे लेके जाओगे एम्बेसी और एम्बेसी में कहोगे कि यहाँ पैदा जरूर हुआ है, इसकी मम्मी भी अमेरिकन है, लेकिन मैं इसे भारत का नागरिक बनाना चाहता हूँ क्योंकि मेरा जो खून है, मेरी ब्लड लाइन है वो अभी इंडिया में है। ये वर्तमान परिस्थिति है, समझ लो। इस लॉ में हम तुम कोई भी जो भी विदेश चला जाए उसके बाद वहाँ की नागरिकता ले ले और वो तुम्हारे पोते को नागरिक बनाना चाहता है, तो तुम्हारे वजह से तुम्हारे पोते को नागरिकता दिला सकते हैं। कंडीशन समझे कि नहीं? बात आई समझ में कि नहीं? क्लियर हुआ राहुल? क्लियर हुआ? डीएनए टेस्ट की आवश्यकता ही नहीं, वो तो ये प्रमाणित कर देगा कि मेरी दादा। हाँ, अगर कोई ये कहे कि अवैध तरीके से कर रहा है तब डीएनए भी कराया जा सकता है, लेकिन डीएनए भी वो अपनी स्वेच्छा से कराएगा, वरना अनुच्छेद 20 का 3 उसे खुद डीएनए अपने दाव देने से रोकता है। क्या है? हर चीज का कनेक्शन है। चलो भाई, अब तुम समझ गए वंश वाला। लेकिन अगर तुमने 1992 के बाद किसी बच्चा जो अमेरिका में जन्मा है जिसके बाबा या दादा भारत के थे उसकी नागरिकता दिलवानी है, तो तभी मिलेगी जब पापा पक्ष से कोई भारतीय हो, मेल पुरुष पक्ष से। सर ये तो असमानता है, महिलाओं को क्यों नहीं? क्योंकि बेटा वो इसलिए कि महिलाओं वाले संबंध से आतंकवादी गतिविधियां बहुत होती हैं। कैसे? तुम चले जाओ नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ पे नागालैंड, जहाँ पे सिक्किम, ऐसे देश हैं। चाइना वाले पापा करते क्या है? चाइना वाले आए, औरत के साथ उन्होंने लव अफेयर करा, शादी करी, बच्चा छोड़ा, भाग गए, ऐसे करके। अब होता क्या था कि महिला के बेसिस पे उसे नागरिकता मिल जाती थी। फिर एक दिन चाइना वाले पापा फिर आए और उसे भड़का के चले गए कि चाइना सुपर पावर है, तुझे चाइना के लिए जीना है, तुझे मकसद नहीं भूलना है। चाइना भी ये सब करता है, मेरी बात समझना। तो इसीलिए सरकार ने कहा अब तुम चाइना से आओ चाहे पाकिस्तान से आओ, अगर तुम्हारा बाप भारतीय था तभी तुम्हें भारतीय नागरिकता मिलेगी, मम्मी उम्मी के बेसिस पे नहीं देंगे, जब तुम खून के बेसिस पे क्लेम कर रहे होगे। क्योंकि तुम्हारा खून अगर पाकिस्तान का है, तुम्हारा खून अफगानिस्तान का है, तुम्हारा खून है ऐसे देश का जो भारत के खिलाफ है, तो तुम तो एक ना एक दिन बम ही फोड़ोगे यहाँ पे। तो काहे हम तुम्हें बम फोड़ने का मौका दें? कंडीशन समझे कि नहीं? चलो भाई अगले पे आ जाओ। अगला वाला और इंटरेस्टिंग है, उसमें तो तुम्हें आनंद ही आनंद आएगा, आनंद ही आनंद। ये समझना थोड़ा आसान है और थोड़ा जटिल भी है। कैसे? अब किसी और बालक या बालिका को बोले, हाँ तुम बताओ, तुम बहुत क्या नाम है? नाम बता हल्के रात साथ चलो होता ये एकदम आदमी एक बैठा हो और दूसरा के चलो अंकित नाम याद है। एक दिन अंकित ने अपनी सऊदी वाली मित्र को वीडियो कॉल करी व्हाट्सएप, ध्यान से। हाँ बस उसने गरीब को आनंद लेगा तो नहीं, सबसे पहली बात। ठीक है, तो भैया अभिषेक सुधर जाओ। चलो अभिषेक कहे एक झलक झांकी ली सर, सऊदी अरेबिया वाले बिल्डिंग देखेंगे सर, बिल्डिंग भाभी जी खड़ी उसके पीछे वाली। ठीक है, तो ऐसी बिल्डिंग और इमारतों के पीछे ना आगे, हो सकता है 26/11 के कोई अटैक की टावर की तरह तुम भी ढह जाओ। अब तुम नोएडा में भी तो बिल्डिंग गिरा दी, पता है? अब वापस आ जाओ। हुआ ये कि हमारे अंकित जी सऊदी वाले भैया अपने किसी मैडम से बात कर रहे थे, मैडम जो कि अब ध्यान से सुनना, इन्होंने कहा, इन्होंने उनको वीडियो कॉल से ऐसे रोचक भारत के दर्शन करा दिए कि जैसा भारत उन्होंने परिकल्पित भी नहीं किया था। इन्होंने पार्क दिखाए, ट्रक दिखाया, आसाम रोड चौराहा दिखाया, बर्फी खा रहे थे, बर्फी भी दिखाई, तुम्हारे लिए गोला खा रहे थे, गोला भी दिखाया, कोल्ड ड्रिंक भी पिलाई, सब दिखाई। वो इतना प्रभावित हो गई,
वो इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा सुनो जी, मुझे अब इंडिया का नागरिक बनना है। तो हमारे अंकित भाई बड़ा परेशान। अंकित भाई ने कहा ना तो इसके पापा इंडिया के, ना तो इसका कोई खानदान का बच्चा इंडिया में जन्मा, ना इसके नाना दादी चाचा फूफा ताऊ कोई नहीं जन्मा, इससे मैं इंडिया बनाऊं तो बनाऊं कैसे। तब इन्होंने मेरा नंबर इनके पास सेव था, इन्होंने कहा मिला के देख लेता हूँ, हो सकता है सर उठा ले, किसी होंगे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पे। तो मैंने कहा नहीं फिक्शनल है। तो मैंने फोन उठाया, मैंने कहा हाँ कौन? बोले सर मैं पूर्ण से अंकित बोल रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा अंकित, हाँ बताओ कौन सी पिक्चर लगी? बोले नहीं सर मैं पिक्चर दिखाने वाला अंकित नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी समस्या वाला अंकित बोल रहा हूँ। मैंने कहा क्या? बोले सर सऊदी से ना वो इंडियन बनना चाहती है, लेकिन वो सऊदी की नागरिक है। अब आप बताओ, ना उसके मम्मी पापा, ना उसने जन्म लिया, समझ रहे हो ना कंडीशन। एक अनजान देश के व्यक्ति को तुम यहाँ का नागरिक कैसे बनाओगे? तो मैंने कहा अरे बहुत आसान है। बोले क्या? मैंने कहा पहले उससे कहो कि अगर कोई स्टूडेंट PhD है तो स्टूडेंट वीजा लगा के पढ़ने आ जाए, पासपोर्ट बनवा के। अगर उसे यहाँ पर कोई जॉब दिलवा सकते हो तो उसे वर्क वीजा दिलवा दो, वरना टूरिस्ट वीजा दिलवा दो। और अगर वो कोई सिंगिंग विंगिंग भी जानती है, थोड़ा टैलेंट है, तो उसे कला के क्षेत्र में कोई वीजा दिलवा दो। इन्होंने कहा ठीक है सर फिर क्या होगा? मैंने कहा वीजा दिलवाने के बाद तुम्हें एक साल करके उसका वीजा एक्सटेंड करवाना है और उसे कैसे भी करके 11 साल इंडिया में रोकना पड़ेगा। बोले सर 11 साल? मैंने कहा हाँ जी। बोले सर और क्या करना है? मैंने कहा 11 साल जब होने वाले होंगे तब तुम्हें एक कंडीशन और करनी है। बोले क्या? मैंने कहा जिस दिन तुम उनके साथ कागज लेके नागरिकता के लिए जाओगे दिल्ली में चाणक्य एम्बेसी, ठीक 365 दिन तक तुम्हें मैडम को इंडिया से बाहर नहीं जाने देना। बोले मतलब? मैंने कहा जब वो 11 साल के लिए आएगी तो बीच में 2 महीने मम्मी पापा से भी मिलने जाएगी, दोस्त की शादी में भी मिलने जाएगी, पुराने पति से भी मिलने जाएगी, समझ सकते हो। तो मैंने कहा ऐसी चीजों के लिए वो जा रही है तो उसे जाने दो, लेकिन जब वो भारत की नागरिकता चाहेगी तो उसे 365 दिन नागरिकता के कागज ऑफिस ले जाने से पहले इंडिया में रहना पड़ेगा। बोले सर वो सब ठीक है। मैंने कहा लेकिन एक समस्या और। बोले क्या? मैंने कहा वो किस इरादे से आ रही? तो बोले सर उसको इंडिया पसंद है, वो इंडिया के इरादे से आ रही है, बस नागरिक बनने। मैंने कहा देख लेना भैया तो बड़ा बॉम्ब तो नहीं ला रही। बोले नहीं सर सऊदी वाले आप दोस्त, हम उनके दोस्त सब बढ़िया। अब सुनना 2 मिनट, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खत्म होने वाला है, ठीक? आप सुनना ध्यान से। उसके बाद इन्होंने कहा कि सर उसका इरादा भी अच्छा है। मैंने कहा अरे वाह। फिर मैंने कहा एक कंडीशन तुम्हें और पूरी करनी होगी। बोले सर कंडीशन पे कंडीशन, तारीख पे तारीख, शनिदेव याद आ गए, जो तारीख पे तारीख साफ नहीं मिला। मैंने कहा बस आखिरी चीज। बोले क्या? मैंने कहा संविधान में 22 भाषाएं हैं, 22, तुम्हें उसे कोई एक भाषा बोलनी सिखानी पड़ेगी। बोले सर ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने कहा वो भारत की नागरिकता तो मिल गई, अब वो बाहर निकली। उसने कहा ऑटो वाले भैया सऊदी की भाषा में कैन यू ड्रॉप मी टू आसाम चौरा, ऑटो वाला उसे भेज देगा पीलीभीत की बस में। तो मैंने कहा उसे यहाँ समस्याएं आएंगी, सारी समस्याएं दूर करने के लिए तुम्हें 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा सिखानी होगी। और इस तरीके से जब 11 साल, 1 साल का टाइम पीरियड रजिस्ट्रेशन से पहले और 22 में से एक भाषाएं वो इसको पूरी कर लेगी तो मुबारक हो, वो सऊदी से इंडिया की बन गई। पर सर उसकी सऊदी वाली नागरिकता वो उसी दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन वो इंडिया की नागरिकता लेगी। लेकिन अगर सऊदी अरेबिया 2 नागरिकता देता हो कि इंडिया की भी बन लो और हमारे भी बन लो, तो वो सऊदी की नागरिकता तब भी नहीं रख सकती। क्यों? क्योंकि जिस दिन इंडिया की नागरिकता ली सारे देशों की नागरिकता के बंधन खत्म। आप नहीं समझ में कि नहीं ये कैसे तुम USA के, रशिया के, सऊदी के, पाकिस्तान के दोस्तों को यहाँ नागरिकता दिलवाओ। कोई डाउट? आप प्रतिक्रिया बताइए। अटेंडेंस ले लीजिए, तब तक मुझे भी ब्रेक मिल जाएगा, टाइम भी हो गया। अटेंडेंस के बाद में तुम्हें 2 क्लास और बताऊंगा, लेकिन आई होप इससे ज्यादा मैं तुम्हें आसानी बना सकता अगर तुम्हें समझ में आ रहा है। ठीक है, समझ आता है? मूवी टेस्ट में ऐसा नहीं होगा, इसके बाद से वीडियो कॉल बताओ, समझ आ रहा है? हाँ मैं अभी रहा अच्छा 3 4 अंकित की दादा 5 6 7 8 30 9 10 11
50, 60, 70, 80, 90, 20, 21, 22, 23, 24, आप एक 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, आपको समझ आ रहा है इधर 41, brother, अब आप आगे ले जाते हैं 42, SSC वाले बोलेंगे रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, हाँ जी जाओ बताओ रोल नंबर 4, रोल नंबर 6, रोल नंबर 14, रोल नंबर 15, 16, रोल नंबर 20, रोल नंबर 21, 29, 30, 31, रोल नंबर 33, रोल नंबर 38, रोल नंबर 38, अभिषेक वर्मा, रोल नंबर 40, काजल, रोल नंबर 42, आदित्य, रोल नंबर 42, रोल नंबर 49, शालिनी चौहान, कौन है? रोल नंबर 57, अटेंडेंस शीलाक्षी, रोल नंबर 58, उनसे